आई थिंक सो कि हमें सेशन स्टार्ट करना चाहिए। तो हम क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है वो लेटर ऑन कंडक्ट करेंगे। तो कोशिश ये कीजिएगा कि बीच में इंटरप्ट ना करें, और मैं आप लोगों को चीज़ें गाइडेंस जो भी मैं प्रोवाइड करूंगा उस पर फोकस करें। और अगर किसी स्पेसिफिक चीज़ में आपको गाइडेंस चाहिए, सो यू मे आस्क मी लेटर जब हम क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे, ठीक है? ओके, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। आ, ये जो सेशन है, ये आईसीटी की तरफ से कंडक्ट किया जा रहा है, और मुझे इन लोगों ने मौका फराहम किया कि मैं आप लोगों के साथ एक सेशन कर सकूं, और इसमें आप लोगों को कुछ प्रैक्टिकल नेविगेशन रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर जो है वो आप लोगों को गाइडेंस दे सकूं, ठीक है? सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू टेक अ लुक ऑन द सॉफ्टवेयर विच नेम इज ड्रेक। और ड्रेक टेक्स्ट सॉफ्टवेयर जो है वो यूएस मार्केट के अंदर लोकली बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है, और बहुत इजी टू यूज़ भी है, यूज़र फ्रेंडली भी है। सो आज हम एक सेशन कर रहे हैं जिसमें हम ड्रेक टेक्स्ट की नेविगेशन को देखेंगे कि किस तरीके से ड्रेक टेक्स्ट को यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम प्रो कनेक्ट के ऊपर भी एक सेशन कंडक्ट करें। अच्छा, आप लोग ऑलरेडी आई थिंक सो कि प्रो कनेक्ट पे जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि प्रो कनेक्ट इजीली अवेलेबल है। अगर किसी को प्रो कनेक्ट एक्सेस करने में इशू आ रहा है तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा एट द एंड ऑफ द सेशन। आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों को उसके एक्सेस के हवाले से भी गाइडेंस प्रोवाइड कर सकूं। अच्छा, मैं एक दफ़ा चैट देख लेता हूँ। अच्छा, इस सवाल का जवाब भी मैं दे दूंगा। कोशिश ये करें कि मैसेजेस अभी ना करें, अपने क्वेश्चंस को नोट कर लें और अपने माइक्स को म्यूट कर लें। आई थिंक सो कुछ लोगों के माइक ओपन है जिसकी वजह कर यहाँ पे नॉइस क्रिएट हो रहा है, ठीक है? ओके, आई डोंट थिंक सो। काइंडली अपना माइक म्यूट कर लें। आई एम नॉट श्योर कि किसका माइक ओपन है, नॉइस बहुत ज्यादा आ रहा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा, मैं फेमिलियर नहीं हूँ उस चीज़ से। म्यूट ऑल माइक्स का ऑप्शन कहाँ से आता है? सो आई एम नॉट श्योर इफ सम हैव वन फ्रॉम इंस्टीट्यूट, अगर कोई मैनेजमेंट का है तो काइंडली इसको टेक केयर कर लें, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है इस नॉइस के अंदर जो है वो सेशन को कंडक्ट करना। ओके, थैंक यू। नहीं, अभी भी माइक म्यूट नहीं हुआ। बहरहाल, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह के नाम से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हर एक चीज हमें उसका एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी देखना चाहिए। और रब तबारक तआला का ये बहुत बड़ा करम है कि आज हम इस सेशन के लिए यहाँ मौजूद हैं, और ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी, ठीक है? तो इस पे रब तबारक तआला का शुक्र अदा करना जरूरी है। आगे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज मैं ये आप लोगों के सामने जो स्क्रीन शेयर की है, मैंने इस पे ड्रेक का इंटरफेस है। और ड्रेक सॉफ्टवेयर मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, इजी टू यूज भी है, और ये डेस्कटॉप वर्जन है। अच्छा, चलें यहाँ से बात स्टार्ट कर लेते हैं कि जो टेक्स्ट सॉफ्टवेयर यूएस के अंदर अवेलेबल है, वो कितने तरह के हैं। और इसी सवाल के जवाब में मैं ये भी बता दूंगा जो सवाल किया गया टर्बोटेक्स के हवाले से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस बात को समझें कि जो अब राइट नाउ इन द मार्केट जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, उनके दो टाइप्स हैं। एक डेस्कटॉप वर्जन कहलाता है, सेकंड है हमारा जिसको हम वेब बेस्ड वर्जन कहते हैं, ठीक है? अच्छा, अब इसको फर्क करने का तरीका बहुत आसान है। जो आपके सिस्टम पे लोकली डाउनलोड हो जाए, जिस तरह हम बचपन में गेम्स डाउनलोड किया करते थे, या कोई अदर सॉफ्टवेयर जो हम डाउनलोड करते हैं, और वो आपके आइकन वो आपके डेस्कटॉप पे या कहीं शो हो रहा हो, तो वो आपका डेस्कटॉप वर्जन कहलाता है, ठीक है? और जिस चीज को आप थ्रू क्रोम यूज करते हैं या फायरफॉक्स या किसी भी जो आपका सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर कह रहा हूँ सॉरी, वेब वेब पोर्टल है, उसके थ्रू अगर आप यूज करते हैं तो वो वेब बेस्ड वर्जन होता है। जिस तरीके से कोई बुक ऑनलाइन है, वो वेब बेस्ड वर्जन है, और कोई बुक डेस्कटॉप जो है वो लोकली डाउनलोड होता है आपके, और वो लोकली यूज कर सकते हैं आप, तो वो आपका डेस्कटॉप वर्जन होता है, ठीक है? तो सॉफ्टवेयर की दो कैटेगरी होती है, एक डेस्कटॉप और एक आपका वेब बेस्ड वर्जन, ठीक है? डेस्कटॉप वर्जन के अंदर बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जो कि मार्केट में बहुत टॉप लेवल पे हैं, जिसमें ड्रेक भी शामिल है, और ये डेस्कटॉप वर्जन है।
इसके अलावा और भी प्रो सीरीज एक ऑलरेडी इंट्रोइट का ही एक प्रोडक्ट है, वो भी डेस्कटॉप वर्जन है और वो भी बहुत पॉपुलर है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा प्रो कनेक्ट जो है वो वेब बेस्ड वर्जन है, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर के अंदर। और प्रो कनेक्ट इज ऑन द टॉप ऑफ वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर। तो मेरी एक्सपर्टीज जो है, मैंने थ्रू आउट माई करियर मैंने ड्रेक पे ही काम किया है। अदर सॉफ्टवेयर भी मैंने यूज किए, लेकिन एक जो ज्यादा प्रोमिनेंट मैंने यूज किया है वो ड्रेक का ही किया है। सो आज हम उसका ही इंटरफेस अभी देख रहे हैं, और इसी पे हम एक रिटर्न क्रिएट करेंगे और उसको किस तरीके से प्रोसेस करना चाहिए वो हम यहाँ लर्न करेंगे। मैं आप लोगों को कुछ की पॉइंट्स भी बताऊंगा कि अगर कोई और सॉफ्टवेयर आपके सामने आ जाता है तो आप उनको कैसे यूज करेंगे। मेन चीज है कि आप अगर नेविगेशन समझ जाते हैं, आपको ये पता है कि आपने जो चीज लर्न की है उसमें स्केजुअल, उसमें फॉर्म्स, ये चीजें कौन कौन सी हैं, किस किस चीजों के लिए हम यूज करते हैं उनको, तो सॉफ्टवेयर समझना भी आसान हो जाता है, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो आप इंटरफेस देख रहे हैं, ये जब आप सॉफ्टवेयर ऑन करते हैं या ओपन करते हैं तो आईडी पासवर्ड के बाद ये इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे सामने, जो रीसेंट रिटर्न हमने ओपन किए वो यहाँ पे आपको इस पोर्शन में नजर आ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ आपके सामने क्लाइंट नेम आ रहा है, उनके रिटर्न टाइप्स आ रहे हैं, उनका स्टेटस है कि क्या वो ऑलरेडी ई फाइल हो चुका है, रिजेक्ट हो चुका है, या उनका स्टेटस क्या है, ठीक है। इसके अलावा डेट स्टार्टेड भी आ रहा है। ये पूरा समझ लें एक डैशबोर्ड है जिसके अंदर आपको एक लाइव रिपोर्टिंग मिल रही है आपके सारे क्लाइंट्स की। तो मेनली हमारा यहाँ से कोई कंसर्न नहीं होता है। मैंने भी जब जितनी दफा भी सॉफ्टवेयर यूज किया तो कोशिश मैं ये करता हूँ कि इन चीजों को यूज करने के बजाय डायरेक्ट रिटर्न को उसके अंदर एंटर होने के बाद चीजों को देखा जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते एक नया रिटर्न क्रिएट करते हैं आप लोगों के सामने, ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए कि रिटर्न क्रिएट किस तरीके से किया जाता है, एक नया रिटर्न ओपन किस तरीके से किया जाता है ड्रेक सॉफ्टवेयर के अंदर। मेरे पास ऑलरेडी टेस्ट 1040 के नाम से मैंने ऑलरेडी एक रिटर्न क्रिएट किया हुआ था 1040 का। तो मैं फिर भी अगेन आप लोगों के लिए एक नया रिटर्न क्रिएट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप ओपन या क्रिएट, एक ही ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। अब वो आपसे यहाँ पूछ रहा है कि क्लाइंट का एसएसएन या ईआईएन प्रोवाइड करिए, क्लाइंट का नेम प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, लेट्स से अगर इस सॉफ्टवेयर के अंदर ऑलरेडी कुछ क्लाइंट्स आप प्रोसेस कर चुके हैं या उनका रिटर्न आप हाफ प्रिपेयर कर चुके हैं और आप उनके रिटर्न में जाना चाहते हैं, तो आप उनके वर्ड्स, जो नाम में वर्ड्स यूज किए उसको भी सर्च करके आप इसमें नेविगेट कर सकते हैं। सो लेट्स से मैं यहाँ लिख लेता हूँ टेस्ट। तो सर सॉरी डिस्टरबेंस का, सर आपकी पूरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही, कट रही है स्क्रीन। अच्छा, जो स्क्रीन वो कट, वाली स्क्रीन है, सर चाहे ड्रेक पिक्चर वाली। आप। जी सर, ड्रेक वाली स्क्रीन लेफ्ट साइड जो है ना कट रही है जैसा। अच्छा, ये इस चैट की वजह कर तो नहीं कट रही है? सर मे भी ये आपका तस्वीर आ रही है शायद इस वजह से कट रही है। अच्छा, तो अब इसको तो बड़ी माजरत, इसको बर्दाश्त कर लें, क्योंकि जब तक मैं देखूंगा नहीं तो इंटरेक्शन करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसको बर्दाश्त कर लें, मैं इसको मिनिमाइज समहाउ कर सकता हूँ तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ये मुझे मेरी स्क्रीन नहीं शो करेगा। ओके, दैट्स फाइन, चलें हम इसको अभी सही है स्क्रीन, आप देख सकते हैं। सर ठीक है सर, अब सही हो गया सर। अच्छा, अब सही हो गया, चलें, बड़ी मेहरबानी। तो मैंने यहाँ टेस्ट लिखा है और उसके बाद जिस रिटर्न के अंदर टेस्ट का वर्ड यूज किया गया वो उस रिटर्न उसने मेरे सामने ओपन कर दिया है, लिस्ट प्रोवाइड कर दी जिसमें टेस्ट 1040 मौजूद है, टेस्ट 1065 मौजूद है, और एस कॉर्प टेक्स रिटर्न, टेस्ट रिटर्न के नाम से मैंने एक रिटर्न क्रिएट किया हुआ, ठीक है। मैं एक और रिटर्न क्रिएट कर लेता हूँ टेस्ट। अच्छा, अब जब रिटर्न नया आपको स्टार्ट करना है, क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ईआईएन नंबर डालना होता है। सो मैं एक रैंडम ईआईएन नंबर पिक कर रहा हूँ। अच्छा, अब जैसे ही मैंने ईआईएन नंबर या एसएसएन नंबर फॉर्मेट यहाँ एंटर किया, जस्ट मुझे 9 डिजिट यहाँ पे एंटर करना है। तो वो मुझे बता रहा है ऑलरेडी यहाँ पे कि इस नंबर से कोई भी रिटर्न मौजूद नहीं है, अगर कोई रिटर्न मौजूद होता तो वो यहाँ शो करता, ठीक है। फिर भी अगेन जब मैंने ईआईएन एंटर कर दिया है, मैं ओके प्रेस करूंगा तो वो मुझसे कंफर्म करेगा कि इस ईआईएन नंबर के ऊपर कोई रिटर्न एग्जिस्ट नहीं करता है, वुड यू लाइक टू क्रिएट अ न्यू रिटर्न। मैं इसको कहूंगा यस, आई वुड लाइक टू क्रिएट अ न्यू रिटर्न। अब वो मुझसे यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वो मुझसे पूछ रहा है कि रिटर्न टाइप कौन सा आप यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहे हैं, 1040 है, 1120 है, 1120 एस है, 1065 है, ठीक है। अच्छा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग ऑलरेडी माशाल्लाह कोर्स कर चुके हैं और आई थिंक ये लास्ट सेशन है, तो आप लोगों को इन चीजों के बारे में बहुत अच्छे से पता है कि ये चीजें क्या है, 1120 क्या है, 1120 एस क्या है, 1040 क्या है। सो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है।
अच्छा, अब मैंने 1040 यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। लेट से अगर मैं सी कॉर्प पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझसे यहाँ कंपनी का नेम पूछेगा। 1040 सिलेक्ट करता हूँ तो वो मुझसे यहाँ पे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम मैंडेटरी रिक्वायर्ड कर रहा है। ये रेड बॉक्स आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो 1040 जैसे कि इंडिविजुअल के लिए होता है, तो हमें यहाँ पे इंडिविजुअल का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम प्रोवाइड करना है। अगर किसी कंपनी का रिटर्न लेट से 1065 में सिलेक्ट करता तो मुझसे पार्टनरशिप नेम पूछता। ठीक है, तो मैं 1040 स्टार्ट कर लेता हूँ। अच्छा, अगर किसी को ये है कि हम 1040 के अलावा पार्टनरशिप स्टार्ट कर ले, तो कोशिश ये करूंगा मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर कवर कर लूं। या अगर वोट मुझे अभी मिल जाता है कि भाई कोई और से रिटर्न स्टार्ट करना, तो वो ज्यादा कर लेता। मेरे ख्याल में 1040 ही कर लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर डिटेल ज्यादा होती है। ओके, सो मैं यहाँ रैंडम नेम पिक कर लेता हूँ। मेरे सामने समीर कादरी साहब मौजूद है, तो मैं उन्हीं का नाम पिक कर रहा हूँ। ओके। ओके, सो मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर कर दिया है। ओके, मैंने प्रेस किया है, तो अब मेरे सामने ये ड्रेक की मेन स्क्रीन ओपन हो गई है, और उस मेन स्क्रीन में से भी नेम और एड्रेस का जो सेक्शन है वो उसने ओपन कर दिया है। अब ड्रेक की सबसे कमाल बात यह है कि ये जो आप ब्लू हाईलाइटेड एरियाज देख रहे हैं, कॉलम्स या बॉक्सेस देख रहे हैं, ये वो इंफॉर्मेशन है जिसके बगैर आप रिटर्न बेटा में आगे फर्दर प्रोसेस नहीं कर सकते। फिर किसी ने माइक ओपन किया, काइंडली इस तरीके से ना करें, बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की। ओके, सो आप ड्रेक के इस स्क्रीन को देख रहे हैं जहां पे ब्लू हाइलाइटेड एरियाज मौजूद हैं, और इसको कंप्लीट किए बिना रिटर्न आगे प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। तो पहले इस इंफॉर्मेशन को एंटर कर लेते हैं। मैं इस स्क्रीन को जरा सा डाउन कर लेता हूं ताकि मैं भी प्रॉपर देख सकूं। पहली इंफॉर्मेशन वो आपसे जो रिक्वायर्ड कर रहा है, वो कह रहा है कि आप मुझे फाइलिंग स्टेटस बता दें। अब फाइलिंग स्टेटस कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। मैं यहाँ पे सबसे आसान और सिंपल पे जाने की कोशिश करूंगा, वो है सिंगल, ठीक है। अच्छा, लेट्स से अगर मैं सिंगल सेलेक्ट नहीं करता, मैरिड फाइलिंग जॉइंटली सेलेक्ट करता हूं, तो आप ये देख सकते हैं इस पोर्शन को, स्पाउस वाले पोर्शन को भी इसने ओपन कर दिया है। जैसे ही मैं सिंगल सेलेक्ट करूंगा तो ये इस पोर्शन को बंद कर देगा। इट मींस कि ये एक्सेसिबल नहीं होगा, हम इसको फिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो समीर कादी साहब, आई एम अज्यूमिंग यू आर अ सीनियर सिटीजन, सो मैं यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ रैंडम बेसिस पे। 1990 वुड बी फाइन, ऑल्दो ये बहुत ज्यादा बड़ी एज नहीं है, लेकिन मैं रैंडम बेस पे लिया, सही है, तो डोंट माइंड। अच्छा, ये डेट ऑफ डेथ भी पूछता है, बट ये मैंडेटरी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है। अब सवाल ये आ सकता है कि सर ये पूछ ही क्यों रहा है, तो हर एक बॉक्स, हर एक कॉलम, हर एक फील्ड की स्पेसिफिक यूटिलाइजेशन है। तो कीप इन माइंड कि जो सॉफ्टवेयर ने आपको ऑप्शंस दिए, जरूरी नहीं कि वो सारे के सारे यूटिलाइज किए जाएं, ठीक है। हर एक की हर एक स्पेसिफिकेशन है, हर एक की स्पेसिफिकेशंस है। और उसको, उसके, जब हमें रिक्वायरमेंट होती है तो हम उसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। मरे हुए लोगों का भी रिटर्न फाइल होता है यूएस के अंदर। यहाँ पाकिस्तान में भूलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मरे हुए लोगों के अकाउंट से पैसे निकल आते हैं, और यूएस के अंदर जो है वो मरे हुए लोगों के टैक्स रिटर्न फाइल करना भी जरूरी है। आगे चलते हैं। ऑक्यूपेशन, मैं इनको काउंट करता हूँ बिजनेस ओनर। ओके, वो मुझसे पूछ रहा है कि अच्छा, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमेशा याद रखें, किसी भी सॉफ्टवेयर में आप काम कर रहे हो, कहीं आप जॉब कर रहे हो, या अपने पर्सनल बिजनेस आप रन कर रहे हैं, या आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कीप इन माइंड कि हमेशा एज मच एज यू कैन प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन यू शुड प्रोवाइड, ठीक है। क्योंकि ये चीजें बहुत जरूरी होती है। जितना ज्यादा रिटर्न फिल आउट होगा, जितना ज्यादा रिटर्न कंप्लीट होगा, वो बहुत चांसेस है उसमें रिजेक्शन कभी भी ना आए। और उसके अलावा भी कि आईआरएस के लिए बड़ी आसानी हो जाती है कि वो जिस पर्सन का आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसको ट्रैक करना बहुत आसान हो जाता है। ये फोन नंबर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि लाजमी फोन नंबर एंटर करें, क्योंकि समहाउ बाज़ औक़ात आईआरएस डायरेक्टली टैक्स पेयर को कांटेक्ट करता है जब उनके टैक्स रिटर्न में कोई ना कोई एम्बिग्यूटी होती है, ठीक है। तो फोन नंबर और ईमेल एड्रेस, ये दो ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि लोग प्रोवाइड नहीं करना चाहते हैं, बट मेक श्योर कि आपके पास अगर अवेलेबल है, लाजमी आप एंटर करें, ठीक है। मैं रैंडम बेस पे यहाँ नंबर एंटर कर रहा हूँ। तहसीन जफर साहब, आपका माइक ओपन है, काइंडली क्लोज कर लें। अच्छा, डे टाइम अलग फोन नंबर है, उन्होंने इवनिंग टाइम का अलग ऑप्शन दिया हुआ है, सेल फोन का अलग ऑप्शन दिया हुआ है, आप किसी एक को भी फिल कर सकते हैं, दैट्स टोटली फाइन, ठीक है। अच्छा, फैक्स नंबर बहुत रेयर है किसी के पास अवेलेबल हो। इंडिविजुअल क्लाइंट खासतौर पर फैक्स नंबर नहीं रखते हैं, कुछ कॉर्पोरेट्स या कंपनीज के रिटर्न होते हैं जिनके पास फैक्स नंबर अवेलेबल होता है, तो आप उसको वहां एंटर कर सकते हैं।
ईमेल आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं, आई वुड नॉट लाइक टू गो इन डिटेल, बट मैं ये बता दूं कि अगर जिसका रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, यू हैव टू मेक श्योर कि आपने इस बॉक्स को क्लिक किया हो। ठीक है, इसको चेक मार्क करना जरूरी है, क्योंकि इससे टेक्स्ट ट्रीटमेंट ही बदल जाती है। अच्छा, इसके बाद फुल टाइम स्टूडेंट होना, इससे क्रेडिट आपको मिलता है। अच्छा, इस तरीके से ब्लाइंड होना, ये सारे जो ऑप्शंस हैं, इसका मकसद ये होता है कि आप लोगों को जो टैक्स पेयर है जिसका रिटर्न फाइल किया जा रहा है उसको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो कीप इन माइंड, जो जो सवालात आपने इनिशियली क्लाइंट से पूछने होते हैं उसमें मेक श्योर कि आप उससे हर एक एंगल से क्वेश्चन करें। ठीक है। हम जब फर्म में काम करते हैं, तो जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो हमारे सीनियर्स ने हमें सिखाया था कि एक क्वेश्चनर बनाया करें आप, और वो आप क्लाइंट को शेयर किया करें, और उसके अंदर ही सारे क्वेश्चंस के आंसर आप उनसे ले लिया करें, क्योंकि ये आपकी लीगल लायबिलिटी भी होती है। लेट्स से अगर आप हाफ इंफॉर्मेशन पे, या अगर आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है और आप आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के ऊपर रिटर्न फाइल कर देते हैं, एज अ टैक्स प्रोफेशनल ये नहीं करना चाहिए, और ये आपकी एथिकल लायबिलिटी है कि आप एक प्रॉपर वे में उनसे इंफॉर्मेशन लें। लेट से आपने प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन नहीं लिया, बाद में क्लाइंट भी आपके सामने खड़ा हो सकता है कि सर आपने ये सवाल मुझसे पूछा क्यों नहीं था, टैक्स प्रोफेशनल आप है, जिम्मेदारी आपकी बनती थी। तो कीप इन माइंड, हर टेक्निकल क्वेश्चन आपने क्लाइंट से पूछना है। ठीक है, आगे चलते हैं। चूंकि सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, मैं शॉर्ट शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। ये सवाल पूछ रहा है कि क्या डिपेंडेंट टैक्स पेयर जो है वो स्पाउस के साथ रहता है या नहीं। हमें इसको फिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने सिंगल ऊपर मेंशन कर दिया है। आगे चलते हैं। एड्रेस मैंडेटरी है, तो मैं एक रैंडम एड्रेस ले लेता हूँ, 1234 एवेन्यू। अच्छा, इस खास तौर पर ड्रेक सॉफ्टवेयर के अंदर आपको जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है वो ये कि आप सिर्फ स्ट्रीट एड्रेस लिखेंगे और जिप कोड एंटर करेंगे तो वो सिटी और स्टेट ऑटोमेटिक पिक कर लेगा। आई एम नॉट श्योर अगर दूसरा सॉफ्टवेयर में भी अवेलेबल है, बट जितने सॉफ्टवेयर मैंने चलाए हैं उसमें ड्रेक के अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल है। 77001, लेट्स से, ओके, सो टेक्सास का ये जिप कोड है। जैसे ही मैंने ये एंटर किया, आप देख सकते हैं सिटी भी इसने पिक कर लिया, स्टेट भी और काउंटी भी। अच्छा जी, अब कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस है जिनका आंसर करना बहुत जरूरी है, और ये आप रिटर्न्स में भी देखते होंगे मल्टीपल टाइम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे जो रेजिडेंट स्टेट है, अगर रेजिडेंट स्टेट आपने नहीं डाला तो ये स्टेट का रिटर्न क्रिएट नहीं करेगा। सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है कि आप उसको मेंशन करेंगे कि ये जो जिस शख्स का आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं ये किस स्टेट का रेजिडेंट है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली ही ये स्टेट का रिटर्न भी प्रिपेयर करेगा। अच्छा, सॉफ्टवेयर जब आप यूज करते हैं तो आप जस्ट इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं, वो आपके फेडरल का और आपके स्टेट का रिटर्न दोनों ऑटोमेटिक प्रिपेयर कर देता है। बट कीप इन माइंड, कुछ स्टेट के अंदर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं और आपको उन चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। आप ब्लाइंडली सॉफ्टवेयर के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। दैट्स वाई मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से एक बात कहता हूँ कि अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता है हर एक चीज का, तो आप किसी भी चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। कुछ लोग ये बातें कहते थे कि सॉफ्टवेयर ने हर काम कर देना है और सॉफ्टवेयर कर लेगा, आप जस्ट फॉर्म फिल आउट करना सीख लें। देखिए, फॉर्म फिल आउट करना सीख लेना ये कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है। टैक्स की चीजों की नेविगेशन का पता होना बहुत जरूरी है। लेट्स से जैसे मैंने ये बात की कि अगर रेजिडेंट स्टेट नहीं डालूंगा तो स्टेट का रिटर्न नहीं क्रिएट होगा। अगर ये बात किसी को नहीं पता होगी और लेट्स से वो ढूंढ रहा है कि स्टेट का रिटर्न क्यों नहीं बन रहा, तो इट मींस आप डिपेंडेंट है सॉफ्टवेयर के ऊपर। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि रेजिडेंट स्टेट का इस्तेमाल क्या है और सॉफ्टवेयर को उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। बहरहाल आगे चलते हैं। स्कूल डिस्ट्रिक्ट डालने की जरूरत नहीं है। फॉरेन अकाउंट, ये हमेशा सवाल पूछा जाता है कि क्या आपके पास फॉरेन अकाउंट है। अगर होता है तो फिर इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको फिनसिन फिल फाइल करना होता है। फॉरेन अकाउंट को आपको फाइल करना पड़ता है, इसको हम एफ बार भी कहते हैं। तो ये फर्दर रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो जो क्लाइंट जिसके पास फॉरेन अकाउंट नहीं है तो वो यहाँ मेंशन जरूर करेगा, आई डोंट हैव एनी फॉरेन अकाउंट। तो आप क्वेश्चन पूछने के बाद यहाँ अकॉर्डिंगली आंसर करेंगे। अच्छा, आई थिंक जब से क्रिप्टो करेंसी आया है तो ये सॉफ्ट आपके जो टैक्स रिटर्न है उसके अंदर मैंडेटरी पार्ट कर दिया गया है। और वो आपसे ये लाजमी पूछते हैं कि काइंडली मुझे ये बताएं, क्या आपके पास कोई डिजिटल करेंसी तो नहीं है जिसके अंदर क्रिप्टो करेंसी हो गई। 36 तरह के आजकल कॉइन्स आ गए, बिटकॉइन, और ये आई एम नॉट सुपर फेमिलियर विद दिस, क्योंकि मैंने कभी इस तरफ काम नहीं किया। तो बस मुझे ये पता है कि अगर किसी के पास क्रिप्टो करेंसी है तो हमें उसके अकॉर्डिंगली इनको रिपोर्ट करना है, और गेन और लॉस इसका रिपोर्ट होता है। ठीक है, बट मोस्ट केसेस के अंदर ये नो ही हम रिप्लाई करते हैं, क्योंकि क्लाइंट्स के पास डिजिटल करेंसी नहीं होती है।
अच्छा, ये पार्ट जो बॉटम पे मौजूद है रिटर्न ऑप्शन के अंदर, ये इसको मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये फर्म्स के लिए होता है। हम अगर अपनी फर्म्स का नाम यहाँ यूज करते हैं या अपने क्रेडेंशियल्स यूज करते हैं तो फिर हम अकॉर्डिंगली ही उसके यहाँ पे उसके नंबर्स इनपुट करते हैं। अच्छा, ये पोर्शन जरूरी है कि अगर लास्ट ईयर का रिटर्न आपके पास मौजूद है तो आप उसके अकॉर्डिंगली जो लास्ट ईयर टैक्स ड्यू था वो आप यहाँ एंटर करते हैं, फेडरल और स्टेट का भी। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि आपको आइटमाइज डिडक्शन के अंदर स्टेट टैक्स की डिडक्शन मिल जाती है। ठीक है। अच्छा, अभी अब जिस स्क्रीन के अंदर मैं एंटर हो चुका हूं यहां से, जिसको नेम और एड्रेस और जनरल इन्फॉर्मेशन कहते हैं, यहाँ मैंने सारे मैंडेटरी पार्ट्स फिल कर लिए हैं। तो अब मैं स्केप प्रेस करूंगा। ये ड्रेक के अंदर है कि स्केप प्रेस करने से आप बैक चले जाते हैं। अगर मैं अगेन स्केप प्रेस कर दूंगा तो मैं, ये कैलकुलेट का ऑप्शन आ जाता है, लेकिन इसको कैंसिल अगर मैं कर दूं तो मैं रिटर्न से डायरेक्ट बाहर निकल जाऊंगा। अगेन मुझे आने के लिए इस पर क्लिक करना होगा। तो एस्केप का मतलब है यहाँ से बैकवर्ड जाना। ओके, मैंने एक स्क्रीन ऑलरेडी एंटर कर दी है इसके अंदर, और ये इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी एंटर कर चुका हूँ आप लोगों के सामने। अच्छा, ड्रेक टेक्स्ट के अंदर ये जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर, और उसके अलावा जो दीगर सॉफ्टवेयर है उसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती है, वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो ये जो आपको नजर आया, जर्नल इंफॉर्मेशन, जर्नल इनकम एडजस्टमेंट, क्रेडिट्स क्रेडिट्स, इसको हम कहते हैं टैब्स। और ये जो 1 2 3 करके ऑप्शन आपको नजर आ रहा है इसको कहते हैं स्क्रीन। अब ये बताने की वजह क्या है? बताने की वजह ये है कि जब आप किसी सीपीए फर्म्स के अंदर या किसी टैक्स फर्म के अंदर आप जॉब करते हैं, और जो सामने बैठा हुआ ओनर है, ये जो टैक्स मैनेजर है, और खास तौर पर वो गोरा हो अगर, तो वो फिर जो नेविगेशन यूज करता है ना, वो आपको इसी अंदाज में बताता है कि गो टू स्क्रीन 4, स्क्रीन 3। तो अब अगर आपको ये नहीं पता है कि स्क्रीन किसको कहते हैं और टैब किसको कहते हैं, तो उस वक्त नेविगेशन है फिर आप लोगों को इश्यू आ सकता है। ठीक है। तो कीप इन माइंड कि स्क्रीन का मतलब होता है, ये जो हमारे सामने ऑप्शन अवेलेबल है, मैं क्लिक करके आपको दिखा भी सकता हूँ, ये स्क्रीन 2 है और ये स्क्रीन 3 है। ठीक है। इसको स्क्रीन कहते हैं और इनको टैब्स कहते हैं। इनकम एडजस्टमेंट, इनको टैब्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों के सामने एक रिटर्न प्रिपेयर करूंगा रैंडम बेस के ऊपर, और उसमें ऑब्वियसली कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन हम ये देखेंगे टेक्स्ट सॉफ्टवेयर को यूज करके आप एक रिटर्न कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। डिपेंडेंट मैं नहीं डाल रहा हूँ, डिपेंडेंट डालने से क्रेडिट्स मिलते हैं, उनकी अलग कंप्लाइंसेस स्टार्ट हो जाती हैं। सो हमें सिंपल और कंसाइज रखना है। सो हम डायरेक्ट W2 और एक 1099 की इनकम को एंटर करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, W2 अगर मुझे एंटर करना है, अच्छा ये जो आप नीचे बार देख रहे हैं, अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, यू कैन जस्ट राइट W2 लाइक दिस, और आप एंटर करेंगे तो वो W2 का फॉर्म आपके सामने ओपन कर देगा। क्योंकि ये ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारे टैब्स हैं और आपको याद नहीं रहता कि मल्टीपल फॉर्म्स में से कौन से फॉर्म्स कहाँ मौजूद है। वैसे जब आप फेमिलियर हो जाते हैं तो आपको ये चीजें ऑलरेडी याद हो जाती हैं, बट कीप इन माइंड कि अगर ना मिले तो आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। बहरहाल, एक W2 में एंटर कर लेता हूँ और W2 में रैंडम बेस के ऊपर एंटर करूंगा। अच्छा, ये मुझसे पूछ रहा है कि ये जो आप इंफॉर्मेशन एंटर करने लगे हैं ये किससे बिलोंग करता है। ठीक है। ऑब्वियसली हम सिंगल का रिटर्न प्रिपेयर कर रहे हैं, इट मींस कि ये टैक्स पेयर से बिलोंग करता है। अगर हम मैरिड फाइलिंग जॉइंटली कर रहे होते हैं और लेट्स से वाइफ ने भी इनकम अर्न की है W2 के थ्रू और हस्बैंड ने भी अर्न की है, तो हमें इन दोनों को सेग्रीगेट रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो जो डॉक्यूमेंट जिसका है उसके अकॉर्डिंगली हम इसके यहाँ पे रेफरेंस देंगे। ठीक है। तो ये मैंने टी सिलेक्ट किया, इट मींस के टैक्स पेयर है, उसके अलावा कोई और चीज इन्फॉर्मेशन एंटर करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जैसे ही मैंने टी सिलेक्ट किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी जो एम्प्लॉय नेम है वो ऑलरेडी फिल आउट हो चुका है, क्योंकि इसने बैक एंड से इन्फॉर्मेशन पिक कर ली है कि जो टैक्स पेयर है उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है। ठीक है। अब जिस जगह से W2 इशू किया गया है, जिस कंपनी से W2 इशू किया गया है, वो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ एंटर करनी है। तो मैं रैंडम बेस पे यहाँ EIN ले लेता हूँ। ओके, XYZ LLC, जिन्होंने इनको W2 इशू किया है। अगेन 1 2 3 एवेन्यू, ये मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। 77001, मुझे एक ही जिप कोड जुबानी याद है। ओके, अब इसके बाद ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने एंटर कर दी। अब W2 आप लोगों ने देखा होगा, W2 की शक्ल कैसी होती है, उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। बिल्कुल आप लोगों ने यहाँ पे छापा लगाना होता है, क्योंकि जो ड्रेक टेक्स्ट की स्क्रीन है वो अकॉर्डिंग टू फॉर्म्स डिजाइन की गई है। तो W2 जिस शक्ल में नजर आता है, सेम आप लोगों को यहाँ ड्रेक टेक्स्ट के अंदर भी दिखाया गया है, कि उसी अंदाज में फॉर्म डिजाइन किया गया ताकि आप वन बाय वन चीजों को इजिली पिक कर सकें। और ये लिटरली बहुत फायदेमंद होता है जब आप टैक्स सीजन के अंदर बैठ के मल्टीपल रिटर्न्स इन अ डे बना रहे होते हैं। लेट से आपके पास 10 to 15 रिटर्न्स है, तो उस वक्त चीजों को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो इट्स इजी कि जिस तरह का फॉर्म हमने एंटर करना है उसके अकॉर्डिंगली ही यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो डायरेक्ट टैक्स का एक ये खास कमाल भी है। तो वेजेस एंड टिप्स, लेट्स से मैं यहाँ पे 50,000 ले लेता हूँ। अच्छा, अब ये जैसे ही मैंने 50,000 एंटर किया है, आप देख सकते हैं कि 50,000 उसने सोशल सिक्योरिटी में पिक कर लिया है और मेडिकेयर में पिक कर लिया है। अच्छा, सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर के परसेंटेजेस फिक्स होते हैं, इट मींस उसने सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक उसका जो विथहोल्डिंग है वो भी कैलकुलेट कर दी है। फेडरल टैक्स विथहोल्डिंग जो है वो फिक्स नहीं होती है, डिपेंड करता है आपके फाइलिंग स्टेटस के ऊपर। तो ये आपके सामने ओपन ऑप्शन है, आप यहाँ एंटर करेंगे मैनुअली के लेट्स से 5,000 जो है वो विथहोल्ड किया गया है इनके वेजेस के अंदर से फॉर द फेडरल टैक्स पर्पस। अच्छा, अब स्टेट को मैं यहाँ फिल नहीं, अच्छा यहाँ पे आपको और भी चीज बता दूं कि W2 के अंदर रिटायरमेंट प्लान होता है, तो रिटायरमेंट प्लान पे चेक चेक बॉक्स यहाँ लगाना होता है। अदर कोड्स होते हैं बॉक्स 12 के अंदर जिसमें रिटायरमेंट हेल्थ के पैकेजेस आपके होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंगली ही करनी है। ये बहुत इजी है, जिस अंदाज में W2 आपको प्रोवाइड किया जाता है सेम नेविगेशन है, बॉक्स 1 बॉक्स 2 करके सेम नेविगेशन है। तो बॉक्स 12 के अंदर जो भी चीजें आएंगी आप यहाँ एंटर करेंगे, 13 के अंदर जो चीजें मार्क करनी है आप यहाँ मार्क करेंगे। तो कीप इन माइंड कि ये सारी इंफॉर्मेशन एंटर करना जरूरी है, क्योंकि टैक्स रिटर्न के अंदर हर एक चीज का इंडिविजुअल इम्पैक्ट है। कोई चीज फजूल या फालतू नहीं होती है, तो आप नेग्लिजेंसी के साथ कभी भी टैक्स रिटर्न प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, स्टेट के पार्ट को हम यहाँ क्योंकि इतना डिटेल में जाके नहीं देख रहे हैं, और हमने जो रेजिडेंट स्टेट सेलेक्ट किया है वो टेक्सास सेलेक्ट किया है, और टेक्सास के अंदर इनकम टैक्स नहीं है, एंड वी डोंट नीड टू फाइल एनी इनकम टैक्स रिटर्न इन टेक्सास स्टेट। अच्छा, इसको टेक्सास भी कहते हैं, तो बोथ वर्ड आप यूज कर सकते हैं। तो टेक्सास स्टेट के अंदर टैक्स मौजूद नहीं है, इनकम टैक्स वहां फाइल करने की जरूरत नहीं होती, तो वी आर नॉट गोइंग टू प्रिपेयर स्टेट रिटर्न राइट नाउ। अच्छा, आपने ये इन्फॉर्मेशन एंटर कर दी, अब आप स्क्रिप्ट प्रेस करेंगे तो आप मेन स्क्रीन पे आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप चले, मैं प्रिंट की चीज बाद में बताऊंगा आपको। ओके, ओके, अब मैंने यहाँ पे W2 एंटर कर दिया है। अब मैं जाके एक चीज मुझे दे दे बस, मैं यहाँ पे एक चीज एंटर कर दूं। फॉर्म में सेल्फ प्रिपेयर्ड कर लेते हैं इसको, प्रिपेयर सेल्फ प्रिपेयर्ड, ओके दैट्स फाइन। एस्केप, कैलकुलेट। अच्छा, कैलकुलेट करने से ये आपको एरर्स बताता है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन आप लोगों ने जो एंटर की है वो गलत है या वो इंफॉर्मेशन एंटर सही होनी चाहिए, ठीक है। तो कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, कैलकुलेट के बगैर आपको आगे रिटर्न प्रोसेस नहीं करना है। ओके, सो मैं कैलकुलेट स्टार्ट करता हूँ। मैंने बिल्कुल सिंपल सी इंफॉर्मेशन डाली है, और उसने मुझसे पूछा है कि आप, वो मुझे बता रहा है कि सर आपने इनवैलिड फोन नंबर एंटर किया है, जो कि ऑब्वियसली इनवैलिड है। तो वैलिड फोन नंबर एंटर करना पड़ेगा। किसी के पास यूएस का वैलिड नंबर है? ओके, 61084333890, आई रिमेम्बर दिस नंबर समहाउ। सो अगेन कैलकुलेट करूंगा। अब आप देख सकते हैं कि वो जो एरर उसने पहले दिया था वो अब इसने रिमूव कर दिया, ठीक है। वो अगेन कह रहा है कि टैक्स पेयर की आइडेंटिटी आपने प्रोवाइड नहीं की है। ओके, माय बैड, मैं आप लोगों को एक चीज बताना भूल गया। जब भी रिटर्न ड्रेक सॉफ्टवेयर के अंदर खासतौर पर प्रिपेयर किया जाता है या किसी भी और सॉफ्टवेयर के अंदर, कीप इन माइंड कि कुछ इंफॉर्मेशन मैंडेटरी होती है, वो आप रिटर्न्स के टेक्निकल पार्ट पर जाने से पहले ही आप उसको कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें नेम और एड्रेस का स्क्रीन है। उसके अलावा यहाँ पे आईडी का स्क्रीन है। यूएस के अंदर टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए अच्छी चीज ये है कि वो कहते हैं आप स्टेट आईडी प्रोवाइड करते हैं। अगर नहीं है तो वो कहते हैं कि ठीक है, आप यहाँ मेंशन जरूर कर दे कि क्लाइंट ने या तो आपको प्रोवाइड नहीं किया या क्लाइंट के पास आईडी थी ही नहीं। तो मैं यहाँ कहूँगा क्लाइंट ने हमें प्रोवाइड नहीं किया। टैक्स पेयर डिड नॉट प्रोवाइड अ ड्राइविंग लाइसेंस और स्टेट फोटो आईडी, ठीक है। क्योंकि ये मैंडेटरी पार्ट है, उसके बगैर ये हमें मूव करने नहीं देगा। अगेन कैलकुलेट करूंगा तो वो एरर उसने यहाँ से अगेन गायब कर दिया, ठीक है। इट मींस वो अब इशू रिजॉल्व हो गया। अब वो कह रहा है टैक्स पेयर, ओके, हमने स्पाउस को तो किया ही नहीं, ओके। अब लेट्स से कोई एरर अगर आपके सामने आता है तो आप उसको रीड कैसे करेंगे? ये डबल क्लिक करेंगे, अगर वो ब्लू से मेंशन होगा तो ये आपको डायरेक्ट उस पोर्शन में ले जाएगा जहां पे आपको चेंजेस करनी है। लेकिन अगर आप फुल एरर पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको राइट क्लिक करके व्यू और फुल टेक्स्ट ऑफ ईएफ मैसेज पढ़ सकते हैं। मिसिंग आईडी नंबर, टैक्स पेयर और स्पाउस एंड आईटीएन एंटर्ड ऑन द स्क्रीन वन, ओके ओके माय बैड। हमने यहाँ पे जो आईडी ली है वो 9 से स्टार्ट हो रही है, और 9 से हमेशा ITIN स्टार्ट होता है, तो मैं मुझे यहाँ इसको चेंज करना पड़ेगा, जिसके बाद ये एक और एरर दे देगा, ओके।
लेट्स स्टार्ट विद 3 2 1, अगेन 3 2 1, और इसको 5 6 7 कर लेते हैं। अब वो कह रहा है कि आपने सर जो रिटर्न स्टार्ट करते हुए आईडी प्रोवाइड की थी वो मिसमैच कर रही है, तो काइंडली इसको आप चेक कर लें। तो हम इसको चेंज कर लेंगे, दैट्स टोटली फाइन। नेक्स्ट एरर चेक करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट एरर क्या आ रहा है। वो कह रहा है इनवैलिड, आपने ई आई एन प्रोवाइड की, क्योंकि 1 2 3 से कोई ई आई एन नहीं होता, तो हमें इसको भी रैंडम बेस पे नंबर लेना पड़ेगा। 6 5 4 6 5 4 3 2 1। होपफुली ये एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, ई फाइल इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट ई आर ओ, ओके। मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ कि हम रेडी टू ई फाइल हैं, ठीक है। और पिन में ये जो फर्म की पिन होती है, आपको यहाँ ये एंटर करनी होती है। ऑब्वियसली इट्स अ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, सो आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू, बट यस दिस इज अ मैंडेटरी पार्ट। तो ड्रेक टेक्स्ट के अंदर मेन स्क्रीन आपकी नेम एंड एड्रेस की, फिर ईएफ की, पेन की और आईडी की स्क्रीन। मैं मेरी प्रैक्टिस ये है कि जब भी मुझे कोई रिटर्न प्रिपेयर करना होता है तो मैं इन 3 4 स्क्रीन को पहले फिल आउट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इन्होंने एरर देना ही देना है बाद में, ठीक है। ओके, सो अब ये जो एरर रह गया है इसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ओके, लेट मी गिव यू अ लुक। समीर नाम था ना। अ, साहब का फाइल मेंटेनेंस। ओके, तो मैंने चूंकि ऑलरेडी जब रिटर्न स्टार्ट किया था तो जो मैंने नंबर प्रोवाइड किया था वो अलग था। राइट नाउ आई एम गोइंग टू प्रोवाइड द अनदर नंबर। तो मैं अब चेंज करने जा रहा हूँ इनकी आईडी। इनकरेक्ट आईडी थी आई थिंक 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आई थिंक आई प्रोवाइड दिस वन एंड आई हैव टू गो विथ दिस वन। कंटिन्यू। डू यू वांट टू विश चेंज? अच्छा, अब वो मुझसे पूछा है कि आप चेंज करें समीर कादरी साहब की आईडी को, तो मैं यस करूंगा। और उसने ऑलरेडी आईडी चेंज कर दी है। अब जो एरर पहले आ रहा था होपफुली वो दोबारा नहीं आएगा। अब देखिए वो सारे एरर रिमूव कर चुका हूं। अच्छा, कैलकुलेट के अंदर जितने एरर्स होंगे उनको रिमूव करना जरूरी है, उसके बगैर रिटर्न ई फाइल के लिए रेडी नहीं होता है, ये किसी भी सॉफ्टवेयर में है। अच्छा, यहाँ कैलकुलेट का वर्ड क्यों यूज किया गया है? दीगर जो अदर सॉफ्टवेयर्स हैं वहां पे डायग्नोस्टिक्स या डायग्नोस का वर्ड भी यूज किया जाता है, और दोनों का मकसद सेम है कि आप लोगों को ये बात बताई जाए कि रिटर्न के अंदर ई फाइल के कौन कौन से एरर है और उनको रिमूव करना जरूरी है। विदाउट दैट आप आगे फर्दर मूव नहीं कर सकते। इट मींस कि आप ई फाइल कर ही नहीं सकते रिटर्न। बहरहाल मैंने कैलकुलेट पे चेक कर लिया, यहाँ पे मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड कर रहा है। वो क्या इन्फॉर्मेशन है कि फेडरल का रिटर्न फाइल किया जा रहा है, टोटल इनकम 50,000 है जो कि मैंने ऑलरेडी एंटर की है। टैक्सेबल इनकम ये बता रहा है, टोटल टैक्स भी बता रहा है और रिफंड भी बता रहा है। अगर बैलेंस ड्यू था वो भी बताता। अब हम डिटेल में जाके चेक करेंगे, बट जस्ट टेक अ लुक कि यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ई एफ स्टेटस ये ग्रीन है, पहले रेड था। इट मींस राइट नाउ अब हम ई फाइल कर सकते हैं रिटर्न को, ठीक है। अब सबसे जो मजेदार चीज ड्रेक के अंदर है वो ये है कि व्यू प्रिंट का ऑप्शन ये बहुत क्विक है एज कंपेयर टू दूसरे सॉफ्टवेयर के। अब यहाँ पे सारे स्केड्यूल ऑफ फॉर्म आपको लेफ्ट हैंड साइड या ये जो पूरा कॉलम है इसके अंदर नजर आते हैं आपको। आप यहाँ से क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि आपको किस फॉर्म पे जाना है। तो हमने जस्ट 1040 इंडिविजुअल का रिटर्न यहाँ पे प्रिपेयर किया है, जिसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन हमने एंटर की है आपको सामने नजर आ रही है, ठीक है। जिसमें समीर कादरी साहब का नाम है, उनका सोशल सिक्योरिटी नंबर है जो कि हमने अभी चेंज किया, उनका एड्रेस है, फाइलिंग स्टेटस है। आ, ये आप देख सकते हैं डिजिटल एसेट। वो पूछ रहा है कि एट एनी टाइम ड्यूरिंग 2023 डिड यू रिसीव एज अ रिवॉर्ड और समहाउ कोई डिजिटल करेंसी, या आपने सेल परचेज किया उसका, तो हमने आंसर कर दिया नहीं, ठीक है। डिपेंडेंट की इंफॉर्मेशन आपके यहाँ पे आती है, जो जितने भी डिपेंडेंट्स आप ऐड करते हैं उनके नेम,
सोशल सिक्योरिटी, आपसे रिलेशन क्या है, और उनकी डेट ऑफ बर्थ भी प्रोवाइड करनी पड़ती है। बहरहाल, सबसे बड़ा कमाल मैं समझता हूँ एक टैक्स प्रोफेशनल के लिए, जो कि टैक्स रिटर्न की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या जॉब कर रहा है, उसको रिटर्न पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। रिटर्न रिव्यू करना आना चाहिए, और उससे बहुत बेनिफिट आप लोगों को ये होता है कि आप जब किसी क्लाइंट का लास्ट ईयर का रिटर्न लेते हैं, तो आपको ये पता होता है कि मुझे उसमें से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन पिक करनी है। प्लस आपको ये बात भी पता चल जाती है कि लास्ट ईयर इनके पास कौन कौन सी इनकम थी, तो इस साल मुझे कौन कौन से इनकम के डॉक्यूमेंट इनसे रिक्वायर करना है। ये बहुत अहम पॉइंट है। कीप इन माइंड, लेट से मेरे पास एक रिटर्न आता है, मैं उसको रिव्यू करता हूँ और मुझे पता चलती है ये बात कि लास्ट टाइम उनके पास W2 था, ठीक है, स्केड्यूल सी पर 1099 भी आपको नजर आ रहा था, और आप देख रहे हैं कि उनके पास DIV यानी डिविडेंड भी मौजूद है, इनके पास IRA कंट्रीब्यूशन भी मौजूद है। तो आप उनसे ये सवाल करते हैं कि सर, लास्ट टाइम आपके पास ये इनकम के डॉक्यूमेंट्स थे, तो क्या इस साल आपके पास है या नहीं। क्योंकि बहुत दफा US जो डायरेक्ट गोरे क्लाइंट होते हैं, उनके पास या तो इतना टाइम नहीं होता, या वो इतने लिटरेट नहीं होते हैं, टैक्स लिटरेट की बात कर रहा हूँ, कि उनको ये अंदाजा नहीं होता कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट उनको रिसीव होने थे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिसीव हो चुके हैं। तो एज अ टैक्स प्रोफेशनल आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप अपने क्लाइंट को असिस्ट करें इन चीजों के अंदर भी, कि वो प्रॉपर डेटा गैदर करे और आपके साथ शेयर करें। ऐसा कई दफा हो चुका है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हमने नहीं पूछे, क्लाइंट ने नहीं बताया हमें, और बाद में IRS ने उस रिटर्न को रिजेक्ट कर दिया और नोटिस सेंड किया कि आपके पास इनकम के अदर डॉक्यूमेंट्स भी थे, जो कि हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है और आपने इनको अपने रिटर्न में रिपोर्ट नहीं किया है। तो IRS बहुत होशियार है, और उसकी जिम्मेदारी यही है, उसका काम ही यही है कि वो लोगों की इनकम को ट्रैक करे और उनसे टैक्स कलेक्ट करे, ठीक है। तो 1099 या W2 जो आपका एम्प्लॉयर फाइल करता है और एक कॉपी आपको देता है, तो वो जो पहली कॉपी होती है वो IRS को जाती है, और आपका एम्प्लॉयर इस बात को IRS को बता चुका होता है कि मैंने इस XYZ पर्सन को इतनी इनकम पे की है, तो काइंडली इससे टैक्स कलेक्ट कर लिया जाए, ठीक है। इसी तरीके से 1099 के अंदर होता है ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन रिटर्न कहलाते हैं, और इसका मेन मकसद ये होता है कि IRS को एम्प्लॉयर एज अ बिजनेस वो सारी चीजें रिपोर्ट कर दी जाए कि जिन जिन को ये पैसे पे कर रहा है और ये उनकी इनकम काउंट हो रही है। तो कीप इन माइंड कि डॉक्यूमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से होनी चाहिए, और रिटर्न पढ़ के आप इस बात का अंदाजा लगा सकें कि लास्ट ईयर कौन कौन से डॉक्यूमेंट थे, और वही डॉक्यूमेंट आप रिक्वायर करेंगे, ठीक है। तो हम एक दफा देख लेते हैं कि इस दफा हमने $50,000 की इनकम यहाँ पे एंटर की थी W2 के अंदर। टोटल टैक्स जो आपकी इनकम आ रही है, वो यहाँ पे कंबाइन होके 50,000 ही आ रही है, वही कैरी ओवर होके टोटल इनकम के अंदर लाइन 9 के अंदर आपकी 50,000 ही आ रही है। अगेन, एडजस्टेड ग्रॉस इनकम भी आपकी 50,000 है, क्योंकि हमने बीच में कोई एडजस्टमेंट नहीं ली है, ना ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स के एडजस्टमेंट है, ना ही कोई और एडजस्टमेंट है। तो 50,000 की इनकम हमारे पास कैरी ओवर होते हुए लाइन 11 तक आ चुकी है। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन या आइटमाइज डिडक्शन क्या होता है, यू गाइज ऑलरेडी नो दिस, आप सब फ्यूचर के टैक्स चैंपियन बनने वाले हैं, तो आप लोगों को ये चीजें पता होंगी। बहरहाल, तो इन 2023 जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो है $13,850, ओके। तो एक सिंगल पर्सन के लिए जो US के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन है, मैं इसको आसान अल्फाज में समझाने के लिए कहता हूँ कि US के अंदर अपने आप को पूरे साल गुजारने के लिए जो खर्चा जरूरी है, वो इतना है कि $13,850 आपके पास हो, अदरवाइज आप वहां सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन इसको कहते हैं। पाकिस्तान में आई थिंक जो नॉन टैक्सेबल इनकम है वो आई थिंक 6 लाख रुपीज है, और मेरे ख्याल में शायद अभी चेंज भी किया इन लोगों ने। आई एम नॉट सुपर फेमिलियर विद पाकिस्तान टैक्स, सो बट यस, जो थ्रेशोल्ड था आई थिंक इस बजट से पहले, तो वो 6 लाख रुपए तक था। 6 लाख रुपए से कम अगर आपकी इनकम है, तो आपको टैक्स फाइल करने की जरूरत नहीं है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई होता है, जो कि आपका है स्टैंडर्ड डिडक्शन का। अगर किसी की इनकम स्टैंडर्ड डिडक्शन से नीचे है, कम है, तो वो वॉलेंटियरली तो टैक्स फाइल कर सकता है अपना, लेकिन अगर ज्यादा है तो मैंडेटरी उसको टैक्स रिटर्न फाइल करना, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ देख लें कि स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्योंकि ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट ही यही है, टोटल टैक्सेबल इनकम लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, और उसके बाद आपकी टैक्सेबल इनकम आ जाती है। तो टैक्सेबल इनकम क्या है आपकी? टैक्सेबल इनकम है आपकी $36,150। और उसके बाद नेक्स्ट पेज में हम जाते हैं, तो एज पर दी टैक्स टेबल जो कि IRS की प्रोवाइडेड है, उसके मुताबिक सॉफ्टवेयर, क्योंकि उस टेबल को ऑलरेडी इंटीग्रेट इसके अंदर होता है, तो उसके मुताबिक उसने टैक्स कैलकुलेट कर लिया कि अगर किसी की इनकम
$150 है, तो उसके ऊपर जो टैक्स रेट अप्लाई हो रहा है या टैक्स ब्रैकेट अप्लाई हो रहा है वो है $4121। ठीक है। अच्छा, वही चीज कैरी ओवर होते हुए, क्योंकि हमारे पास कोई और टैक्स नहीं है, ना ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स यहाँ लग रहा है, ना ही कोई चाइल्ड टैक्स का क्रेडिट मिल रहा है, कोई क्रेडिट भी हमारे पास नहीं है। तो सीधा सीधा सिंपल रिटर्न है कि $4121 का आपका टोटल टैक्स बना। अब ये 5,000 कहाँ से आए, आपको पता होगा कि ये 5,000 जो है वो W2 की इन जो हमने इंफॉर्मेशन एंटर की थी वहां ऑलरेडी एम्प्लॉय से विथहोल्ड किया जा चुका था और IRS को जमा कराया जा चुका है, ये $5,000। ठीक है। तो वो $5,000 हमने यहाँ इन्फॉर्मेशन के लिए एंटर किया कि सर $4,121 मेरा टैक्स है, 5,000 मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। तो इट मींस मैंने अपनी टैक्स लाइबिलिटी ऑलरेडी पे कर दी है। तो IRS कहता है बिल्कुल ठीक है, हमने फॉर्म ही इस तरह डिजाइन किया कि आपने जो ऑलरेडी विथहोल्डिंग की होगी वो आप यहाँ पे ऑलरेडी एंटर करेंगे, और फिर प्लस माइनस की कैलकुलेशन के बाद जो अमाउंट रिफंड बनती है अगर, तो वो यहाँ आ जाएगी, और जो अमाउंट ओ बनती है तो वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। अगर लेट से यहाँ पे 3,000 होता तो रिमेनिंग $1,121 जो है वो यहाँ अमाउंट ओ के अंदर नजर आता। ठीक है। अब टैक्स सॉफ्टवेयर आपको एक बेनिफिट और प्रोवाइड करता है कि सर आप कहाँ भागेंगे इतनी दूर पैसे जमा कराने के लिए, चेक देने के लिए या ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए। बेहतर ये है कि आप अपने बैंक की इंफॉर्मेशन हमें दें, हम सॉफ्टवेयर के अंदर एंटर करेंगे, सॉफ्टवेयर के अंदर एक डेट एंटर करेंगे और उस डेट को IRS जैसे हम रिटर्न फाइल करेंगे, IRS उस स्पेसिफिक डेट को आपके बैंक अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लेगा। तो मेहनत बचाने के लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया ऑब्वियसली। तो यहाँ पे ये फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड की जाती है, और ये हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर है कि आप बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन एंटर करेंगे और वो इंफॉर्मेशन के थ्रू उस स्पेसिफिक बैंक अकाउंट से पैसे निकाल भी देते हैं और डाल भी देते हैं। अच्छा, दुनिया का उसूल है ना, ये उसूल तो नहीं, लेकिन दुनिया की आदत है आप कह लें कि पैसे लेते हुए बंदा फट से पैसे ले लेता है, वापस देते हुए टाइम लगता है, और अनफॉर्चुनेटली IRS भी ऐसे ही करता है। अगर आपका टैक्स ओ अमाउंट बनता है तो जिस डेट को आपने रिटर्न फाइल किया है और जो स्पेसिफिक डेट आपने मेंशन की है उस डेट को आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट जरूर जाते हैं। लेकिन अगर आपका रिफंड बनता है तो एटलीस्ट 4 to 8 वीक्स लग जाते हैं आपको रिफंड रिसीव होने में। बट जब आपको वो रिसीव होता है तो इस पर्टिकुलरली मेंशन किया जाता है दिस इज IRS रिफंड। ठीक है। तो ये आपका रिटर्न ऑलरेडी बन गया, सिंपल सा रिटर्न था। जो इन्फॉर्मेशन हमने एंटर की थी वो यहाँ पे आ गई है, बिजनेस ओनर है, डेट है, फोन नंबर जो हमने एंटर किया था वो भी आ गया। और अनफॉर्चुनेटली मैं आपको ये पेड प्रिपेयर वाली इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता क्योंकि ये थोड़ी कॉन्फिडेंशियल होती है, फॉर्म्स की का नेम इन्फॉर्मेशन वगैरह। तो ये ब्लैंक है यहाँ पे, इट मींस जो अभी हमने रिटर्न प्रिपेयर किया है ये सेल्फ प्रिपेयर्ड रिटर्न यहाँ पे रेडी किया है हमने। ठीक है। तो पेड प्रिपेयर का जो पार्ट है वो ब्लैंक रहेगा। तो बस ये एक छोटा सा रिटर्न आप लोगों को रिव्यू कराने का मकसद ये था कि किस तरीके से रिटर्न रिव्यू किया जाता है, और बिल्कुल आसान एक रिटर्न अगर होता है तो वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है। डायरेक्ट टैक्स के अंदर डायरेक्ट टैक्स बहुत कॉमन है, और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सी फर्म्स डायरेक्ट टैक्स यूज कर रही हैं। तो अगर आप लोगों को इसकी नेविगेशन समझ आ जाती है, बहुत आसान है। देखें, सबसे मेन चीज आपको ये बात पता होनी चाहिए, अगर आपको टैक्स रिटर्न पढ़ना आता है और टैक्स रिटर्न के बारे में आपको पता है कि नेविगेशन किस तरीके से होती है, तो आपके लिए बहुत आसान रहता है कोई भी टैक्स सॉफ्टवेयर को चलाना। ठीक है। अब आपको लेट से यहाँ नजर आ रहा है 1099 R, तो आपको अगर डॉक्यूमेंटेशन का पता है, अगर आपको अगर ये पता है कि टैक्स के अंदर जो कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, तो आपको ये बात आसानी इजीली समझ आ जाएगी कि मुझे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ एंटर करनी है। लेट से एक क्लाइंट है, उसको 1099 INT रिसीव हुआ, INT इज स्टैंड फॉर इंटरेस्ट इनकम। उन्होंने कहीं किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया हुआ था, और वहां से उनको लेट से मैं ये भी करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। इसको डबल क्लिक करेंगे, फॉर्म फुल्ली ओपन हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट है, जब एक दफा आपने फिल कर लिया आपको समझ में आ जाएगा कि हर फॉर्म को मुझे अकॉर्डिंगली कनेक्ट करना है कि आएगा टैक्स पेयर की इंफॉर्मेशन है या स्पाउस की है या ज्वाइंटली है। बाजू का मियाँ बीवी ने दोनों ने मिलकर सेम अकाउंट ओपन करवाया हुआ, एक ही अकाउंट, और उसके अंदर से अगर उनको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो वो दोनों जगह पे स्प्लिट आउट इक्वली होता है। ठीक है। तो अभी राइट नाउ हम टैक्स पेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं। टैक्स ID प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मैं इसको अभी प्रोवाइड नहीं कर रहा। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन जहां से आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है उनका एड्रेस वो आप एंटर करेंगे, और अकाउंट नंबर एंटर करेंगे। ये यहाँ ऑप्शनल तो लिखा है, लेकिन एज अ टैक्स प्रोफेशनल हम कभी भी इसको ऑप्शनल नहीं मानते। हम कहते हैं कि अकाउंट नंबर लाजमी डाला करें ताकि इजिली ट्रैकिंग हो सके कि आया कि इतना ही इंटरेस्ट था, ये इससे ज्यादा या कम था। 2 मिनट मुझे दीजिए। ओके, तो सॉरी।
तो अब लेट से मैं $1000 का इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अच्छा, अब ड्रेक के अंदर एक और फैसिलिटी कि आप किसी भी फॉर्म पे खड़े होके कंट्रोल पी प्रेस करेंगे। वैसे ये पीछे से सेटिंग करनी पड़ती है कि आप कंट्रोल किस तरीके से नेविगेट करना चाहते हैं। तो कंट्रोल पी प्रेस करेंगे आप तो डायरेक्ट आप प्रिंट प्रीव्यू के अंदर आ जाएंगे। कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, कोई डायरेक्ट आपको प्रिंट में जाने की जरूरत नहीं है। शॉर्टकट से भी आप यहाँ आ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे चेंजेस आएंगे। ठीक है, मैंने जैसे ही इंटरेस्ट का डॉक्यूमेंट एंटर किया है, उसने $1000 का इंटरेस्ट यहाँ बढ़ा दिया, जिसकी वजह कर क्या क्या इंपैक्ट आएंगे बगैर देखे बात करते हैं। जब मैंने एक और डेटा एंटर किया जिससे $1000 की मेरी इनकम बढ़ गई, इट मींस मेरी टोटल टैक्सेबल इनकम भी बढ़ जाएगी, मेरी एडजस्टेड ग्रॉस इनकम भी बढ़ जाएगी, मेरा टैक्स भी बढ़ जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं क्या ऐसे इंपैक्ट कर रहा है। पहले $50,000 का हमारा टोटल टोटल इनकम था, अब 51,000 का हो गया है। एजीआई एडजस्टेड ग्रॉस इनकम जो है हमारी, वो भी जो है 51 हो गई है। स्टैंडर्ड डिडक्शन चेंज नहीं होगा, जो ये एज पर फाइलिंग स्टेटस होता है और ये फिक्स ही रहेगा। पहले 36,150 था आपका टोटल इनकम, अब 37,150 है, जिसकी वजह का टैक्स भी बढ़ गया होगा। और टैक्स पहले 41 समथिंग था, अब 42 41 है। ठीक है, और अभी भी आपका रिफंड बन रहा है। अब लेट से मैं इसको escape प्रेस करूंगा, अगेन मैं बैक उसी स्क्रीन के अंदर आ गया। ये बहुत जरूरी है इन चीजों को समझना, क्योंकि मैं अभी आपके साथ एक वाकया शेयर करूंगा जिससे आपको बड़ा फायदा होगा। बहरहाल मैं अभी यहाँ इनकम बढ़ाता हूँ और मैं इसको अब टैक्स ड्यू की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको कर देता हूँ, लेट से 10,000 बढ़ा लेते हैं। कंट्रोल पी प्रेस करूंगा, डायरेक्टली मैं अब फॉर्म के अंदर आ जाऊंगा, 1040 पे क्लिक करूंगा। अच्छा, अभी आप देख सकते हैं पहले जब तक मैंने एंटर नहीं किया था स्केड्यूल भी क्रिएट नहीं हो रहा था। टेक्स्ट सॉफ्टवेयर का फायदा आपको ये होता है कि आपको इंडिविजुअली कोई स्केड्यूल ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। आपने जैसे इन्फॉर्मेशन एंटर की, वो अकॉर्डिंगली स्केड्यूल भी ऐड कर देता है। स्केड्यूल के अंदर वो क्या पूछ रहा है, वो आपको ये बता रहा है कि इंटरेस्ट और ऑर्डिनरी डिविडेंड अगर आपको रिसीव होता है तो आपको स्केड्यूल भी ऐड करना पड़ता है, जो कि हमने यहाँ ऑटोमेटिक ऐड कर दिया। जस्ट हमने वहां अमाउंट पंच किया और इसने स्केड्यूल ऐड कर दिया। बहरहाल 1040 पे चलते हैं। अब क्योंकि हमारी जो टोटल इनकम है वो $60,000 है, 13,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, 46 का हमारा टैक्सेबल इनकम है। टैक्स लगा हम पे 5,466। अब यहीं पे बगैर आगे बढ़े आपको ये बात बहुत इजीली समझ आ जानी चाहिए कि विथहोल्डिंग जो हमसे हुई थी वो $5,000 की हुई थी। तो इट मींस मुझे $466 अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब वो कैसे नजर आएगा, वो नजर ऐसे आएगा कि $5,000 की मेरी विथहोल्डिंग लेस दिस, और ये आपको जो पहले अमाउंट रिफंड में नजर आ रहा था, आपको आपको ये अमाउंट अमाउंट ओ के अंदर नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा टेक्निकल बात नहीं, ये नहीं है। लेकिन जस्ट कि आप लोगों को ये नेविगेशन समझ आए कि टैक्स के अंदर जब आप कोई भी फिगर चेंज करते हैं उसका इम्पैक्ट कैसे नजर आता है, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो escape प्रेस करेंगे और ये हमारा एक नॉर्मल सा टेक्स्ट रेडी टू ई फाइल है। चेक करते कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ अभी एरर तो नहीं क्रिएट कर रहा, बिल्कुल कोई एरर क्रिएट नहीं कर रहा। ठीक है, इसी तरीके से आपको फर्दर कोई डॉक्यूमेंट अगर क्लाइंट प्रोवाइड करता है कि 1099 एनईसी है, तो अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब 1099 एनईसी है तो उसके मेजर तीन चार इंपैक्ट्स होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स पिक करेगा। सेकंड, क्यूबीआई कैलकुलेट करेगा। थर्ड, अगर इसके अगेंस्ट एक्सपेंसेस है तो मुझे स्केड्यूल सी को अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टेक्निकल बातें सारी आप लोगों को विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप लोगों को एक्सपीरियंस आएगा तो आप लोगों को ये चीजें पता चल जाएंगी। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि आप लोग किस तरीके से एक नए सॉफ्टवेयर में, जो शायद आप लोगों ने अब तक एक्सपीरियंस नहीं किया था, उसमें आप नेविगेट कैसे करेंगे। ठीक है, सो अगर यहाँ किसी को कोई सवाल है तो अब वो देख लेते हैं। मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ अपने स्क्रीन। ओके, समीर कादरी साहब पहले ही हाथ उठाए खड़े हैं। वेट कर लेता हूँ, मैं पहले जरा ये पढ़ लूँ मैसेजेस क्या क्या आए हुए हैं। ओके, बहुत सारी मैसेजेस हैं। अस्सलाम वालेकुम, विच वन इज यूज टर्बोटेक्स, ये मैं आपको जवाब दे देता हूँ, अभी रुक जाएं। देयर ऑल वर्ती पार्टिसिपेशन, प्लीज म्यूट। ओके, बड़ी मेहरबानी सर। वाई प्रेजेंट, मैंने कभी इसको यूज नहीं किया था, ये जो आपने प्रेसिडेंशियल कैंपेन का पूछा है, आई एम नॉट फेमिलियर विद दिस, और मैंने कभी अपने करियर में यूज नहीं किया, तो मैंने इसको इसलिए इंक्लूड भी नहीं किया। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज नहीं आ रही, कैन नॉट डू एनीथिंग क्योंकि मैं ऑलरेडी सेशन कर चुका हूँ। अच्छा जी, साउंड इज ओके, चेक योर एंड, बड़ी मेहरबानी सर। टी एस वाला पॉइंट रिपीट कर दे। ओके, तो टैक्स पेयर टी से डिनोट किया जाता है और एस से स्पाउस। ठीक है,
सो लेट्स से एक जॉइंटली फाइल्ड रिटर्न हम बना रहे हैं, तो हमें इस चीज को, वैसे तो कोई खास सेग्रीगेशन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये बताना जरूरी है कि हस्बैंड की इनकम कौन सी है और स्पाउस की इनकम कौन सी है, यानी वाइफ की इनकम कौन सी है। तो इसके लिए जो W2 या जो 1099 हस्बैंड्स को रिसीव हुआ है या टैक्स पेयर को रिसीव हुआ है, तो हम उसको टी मेंशन लाजमी करेंगे, ताकि आप आईआरएस को भी ये बात पता चल सके कि अच्छा ये इनकम जो हमारे पास रिपोर्ट है ये टैक्स पेयर की है, और राइट नाउ जो उन्होंने अपने रिटर्न में भी मेंशन किया वो भी टैक्स पेयर का ही मेंशन किया है, जस्ट टू मेक श्योर द इंफॉर्मेशन इज कंप्लीट। हम ये इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तब भी रिटर्न प्रिपेयर हो जाएगा, वो मैंडेटरी पार्ट नहीं है, लेकिन कुछ चीजें एज अ टैक्स प्रोफेशनल आप मैंडेटरी बनाते हैं, तो ये उनमें से एक मैंडेटरी पार्ट है, ठीक है। अच्छा, W2 बिलोंग्स टू टैक्स पेयर और स्पाउस। अच्छा, किसी ने पहले ही रिप्लाई कर दिया, बेहतरीन। नंबर भी प्रोवाइड कर दिया था, सॉरी मैंने अभी देखा है। प्लीज रिपीट दिस पॉइंट एम्प्लॉयर। ओके, प्लीज शेयर द टैक्स स्लैब फॉर टैक्सेस इंडिविजुअल एंड कंपनी एज वेल एज AOP। ये सवाल क्लियर नहीं है आपका, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि टेक्सास स्टेट के अंदर इनकम टैक्स नहीं है, तो वहां कोई इंडिविजुअल पे टैक्स स्लैब अप्लाई नहीं होता। अब अगर आप चाहते हैं कि आईआरएस का टैक्स टेबल आपको दिया जाए, तो वो आप आईआरएस से इजीली फाइंड कर सकते हैं। आई कैन शो यू, होल्ड ऑन। अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि इसको कैसे सबमिट किया जाता है, मैं वो भी दिखा देता हूँ। पहले मैं स्क्रीन शेयर अगेन कर लेता हूँ। ओके, सो लेट्स से मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, गूगल पे जाके मैं नॉर्मल लिख रहा हूँ आईआरएस टैक्स टेबल कह लें, ब्रैकेट कह लें, 2023। लेट्स सी यहाँ इन्फॉर्मेशन क्या आती है आपके पास। एक PDF आना चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट। ओके, ये आपके सामने आ गई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि वो कह रहा है कि अगर जीरो से लेके आपकी इनकम अप टू $11,000, ये टैक्सेबल इनकम की बात हो रही है, ठीक है। तो ये आप पे 10% टैक्स अप्लाई होगा, 11,000 से लेके 44,000 तक 12% अप्लाई होगा, और ये सो ऑन चल रहा है, ठीक है। सबसे मैक्सिमम टैक्स रेट जो है आईआरएस का वो है 37%। फेडरल का ये टैक्स रेट आपके पार्टनरशिप पे भी अप्लाई होता है, आपके एस कॉर्प पे भी अप्लाई होता है, और आपके इंडिविजुअल टैक्स एंड 1040 पे भी अप्लाई होता है। सिर्फ और सिर्फ जो टैक्स रेट चेंज है, आज मैं फेडरल की बात करूं तो वो है सी कॉर्प का टैक्स रेट, और वो फ्लैट 21% है, ठीक है। और ये टैक्स कट एंड जॉब एक्ट इन 2017 जब आया था, तो उसके बाद ये रेट चेंज किया गया था। तो आप इजली, मैं हमेशा कहता हूं जब भी कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, गो ऑन आईआरएस वेबसाइट, वहां आपको मिल जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि टैक्स की टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी मुश्किल है एज कंपेयर टू जो हमारी नॉर्मल इंग्लिश होती है, और ऐसे भी हम बाय बॉर्न इंग्लिश तो है नहीं, तो हमें इंग्लिश समझना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है। तो उसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि आप बिग फोर, जैसे कि EY है, KPMG है, PwC है, तो आप इनकी वेबसाइट पे ब्लॉग्स भी मेंशन होते हैं, तो वहां से भी आप रीड करके अपना कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। वहां कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, क्योंकि दे आर रिनॉन्ड फर्म्स, बिग फोर ऐसी नहीं कहलाती, तो वो हमेशा अपनी इंफॉर्मेशन ऐसी ही एंटर करती हैं वहां पे, शो करती है, पब्लिश करती हैं, जिसमें अथेंटिकेशन होती है। तो कीप इन माइंड कि अथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही होगी, तो आप बिग फोर की वेबसाइट से भी इंफॉर्मेशन पिक कर सकते हैं। कोशिश ये किया करें आईआरएस को की वेबसाइट पे जाया करें, पढ़ा करें। मुश्किल होता है थोड़ा सा ये एज कम्पेयर टू नॉर्मल इंग्लिश, बट फिर भी पाकिस्तानी जो टेक्स्ट लॉज हैं या पाकिस्तानी जो लॉ की वर्डिंग है उससे तो बहुत आसान लिखते हैं ये लोग, ठीक है। तो कोशिश ये करें जितना ज्यादा वक्त आप स्पेंड करेंगे आईरिस की वेबसाइट पे, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। बहरहाल, लेट्स बैक टू आवर डिस्कशन जो कि हमारी हो रही थी। यार मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मुझे स्टॉप शेयरिंग करनी पड़ती है मुझे कमेंट पढ़ने के लिए, ठीक है। ओके, सो मैं कहाँ पे था? ओके, उमर फारूक साहब ने जो सवाल किया, प्लीज शेयर द टैक्स स्लैब, तो फेडरल का मैंने शेयर कर दिया है। AOP जिसको आप कह रहे हैं, इसको यूएस के अंदर सिंगल मेंबर LLC या आपको सोल प्रोप्राइटर कहा जाता है, और उसके लिए भी सेम टैक्स स्लैब है, कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा सर, काइंडली कंफर्म हाउ टू सबमिट दिस रिटर्न। सर, ये एक बड़ा अच्छा सवाल है। ये आप लोगों को बताया इसलिए नहीं क्योंकि ये रिटर्न सबमिट करने का राइट हर एक के पास होता नहीं। बहरहाल मैं अगेन शो कर देता हूँ, लेट मी शेयर अगेन माई स्क्रीन। ये अच्छा सवाल है, क्योंकि इनिशियली जब मैं 2 साल तक वर्क कर रहा था, तो मुझे भी टू बी ऑनेस्ट नहीं बताया गया था, क्योंकि ये रिस्की गेम होता है, और हमेशा हर एम्प्लॉयर चाहता है कि वो
ना पता हो किसी को, ऐसा ना हो कोई गलती से सबमिट कर दे। तो राइट नाउ आप प्रिंट स्क्रीन के अंदर देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है ई फाइल टेक्स्ट पेयर। ईमेल के बाद ये जो आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है ई फाइल टेक्स्ट पेयर, तो इसको जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपसे वो पूछता है कि क्या मुझे रिटर्न ट्रांसमिट करना है। अगर आप ट्रांसमिट कर देंगे तो ये रिटर्न ई फाइल हो जाएगा, ठीक है। बट इसके लिए ये क्यों नहीं बताया था मैंने, वजह इसकी है कि इसके पीछे ई फिन की रिक्वायरमेंट होती है, पीटिन की रिक्वायरमेंट होती है, सॉफ्टवेयर की आपके पास दीगर चीजें होती हैं। तो विदाउट दैट, अच्छा ओके, मैं इसको बाद में देख लेता हूँ। तो उसके बगैर ई फाइल का ऑप्शन कभी भी सॉफ्टवेयर में ओपन नहीं होता है, और आप ड्रेक टेक्स्ट के थ्रू ई फाइल उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास ई फिन ना हो, और ई फिन के बगैर सॉफ्टवेयर भी नहीं मिलता है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा, लेकिन आप परचेज करके उसको ई फाइल नहीं कर सकते हैं। अगेन लेट मी स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन, ओके। हाउ वी विल डील विद ई फिन नंबर ड्यूरिंग रिटर्न फाइल फॉर इंडिविजुअल। सवाल बहुत क्लियर नहीं है, काइंडली मुझे बता दीजिएगा जब हम ओपन क्यू एन ए सेशन करेंगे, ठीक है। Please confirm if tax is no individual tax, but here we have to pay federal, right? Yes, exactly. Okay, kindly confirm. Okay, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन, सारे क्वेश्चन का आंसर कर दिया, आई होप सो, जो चैट के अंदर भेजे गए थे। अब आप अपने माइक ओपन करके कुछ क्वेश्चंस करना चाहें तो वो कर लें, ताकि हम इस सेशन को फिर जल्द ही वाइंड अप कर सकें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर पहले तो ये बताइएगा कि ये ड्रेक टैक्स जो है हम्म। ये पेड सॉफ्टवेयर है, और अगर जी जी, पेड है तो फिर क्या प्राइस है इसकी? मंथली सब्सक्रिप्शन है, एनुअल सब्सक्रिप्शन कितनी है इसकी? सर ड्रेक टेक्स्ट बिल्कुल पेड सॉफ्टवेयर है, और इसकी प्राइसिंग जो है वो आई एम नॉट सुपर फेमिलियर, क्योंकि ये हर साल चेंज होती है, बट इट कॉस्ट यू अराउंड आई थिंक $2500 टू $3500, इसके दरमियानी कहीं लाया करती है जी। आपके ऊपर है कि आप कितने ज्यादा जो है वो, प्लीज रेज योर हैंड फॉर क्वेश्चन, ओके, कितने ज्यादा जो है आप वो बेयर करते हैं, या पैकेजेस कौन सा आप परचेज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल। प्लीज। ओके। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर समीर इसमें कादरी एक साहब। जी सर, समीर अर्ज कर रहा हूँ। सर एक समीर क्वेश्चन तो सर। ये है कि ये ड्रेक सॉफ्टवेयर को अगर मैं प्ले अराउंड करना चाहूँ, इसको जिस तरह के समझना चाहूँ, तो जिस तरह प्रो कनेक्ट में हमें फैसिलिटी थी कि ट्रायल वर्जन अवेलेबल था, तो एक तो ये क्वेश्चन है वो कैसे अवेलेबल होगा। बिल्कुल और सही है। दूसरा इस सॉफ्टवेयर में एक चीज मैं देख रहा था अभी, कि जिस हम्म। तरह हमारे प्रो कनेक्ट में क्रेडिट्स बड़े इजीली एक्सेसिबल होते हैं, तो हम्म। इसमें वो क्रेडिट्स की हमें कोई एक डॉलर डालना सिखा दें, तो उससे ये होगा, हमें कन्वीनियंट हो जाएगा हमारे लिए। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में क्रेडिट्स खुद से नहीं डालते हैं, वो एज पर इंफॉर्मेशन जो है वो कैलकुलेट करता है। लेट से मैं जी अगर डिपेंडेंट यहाँ भी ऐड करूंगा, तो एक डिपेंडेंट के $2000 की क्रेडिट है, तो वो ऑटोमेटिक वहां पे आपको क्रेडिट मिल जाएगा। इफ यू वांट आई विल शेयर विथ यू, मतलब स्क्रीन शेयर कर दूंगा जस्ट, जी। मतलब हम क्यू एन ए की सर तरफ जा सर, रहे थे। सर मैं इस वजह से कहना ये चाह रहा था कि इससे हम्म। सिमिलर एक सॉफ्टवेयर है एटीएक्स के नाम से, जिसने ना अपना एटीएक्स ट्रायल बिल्कुल सही वर्जन है। दिया, एटीएक्स। बिल्कुल तो मैंने बिल्कुल उसको बिल्कुल। अपने तौर पे ना उसके अंदर किया गया है, उन्होंने 2022 का अलाउ किया हुआ है, तो वो फुल हम्म। फीचर दे दिए हैं, मगर 2022 के उसको मैंने अटेम्प्ट किया था। मेरे साथ हम्म। ये है कि जो सिनेरियो क्लास में कराए थे ना, मैंने उस पर हम्म। अटेम्प्ट किए, मगर बिल्कुल जहां सही है। जाके सर मैं फंसता था ना, फंसता हम्म। था वो वहां जाके फंसता था। जैसा सर 1098 टी का क्रेडिट होता है ट्यूशन फीस का, अब बिल्कुल मैं सही वही है। वाले सिनेरियो वाली वो चीज डालता हूँ, तो मुझे उसको नेविगेट करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसमें हम्म। सर्च वगैरह की ऑप्शन नहीं थी। तो मुझे ये सॉफ्टवेयर बड़ा उससे मिलता जुलता मिला है। तो अगर मैं सर दो आपको चार एक बात क्रेडिट बताता हूँ। ऐसे डाल के हमें दिखा देंगे, तो एक हम्म। आसानी हो जाएगी, यानी कि इसको मैं इस्तेमाल दिखा देता करना। हूँ, मैं दिखा देता हूँ, राइट। बड़ी मेहरबानी। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है, बट डोंट टेक इट टू सीरियस। बट एटीएक्स मुझे बहुत ही लो कैटेगरी का सॉफ्टवेयर लगता है, ऑल दो आई यूज दैट सॉफ्टवेयर एज वेल। बट मुझे कभी पसंद नहीं आया। वजह इसकी ये है कि उसके अंदर नेविगेशन बहुत मुश्किल है, और आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि चीजें आपके अकॉर्डिंगली मूव नहीं कर रही थी, जो कि ड्रेक में आपको इजीली, आपने देखा होगा कि मैंने अगर बहुत सिंपल सा रिटर्न बनाया, लेकिन मुझे पता है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। एटीएस के अंदर वो समझना बहुत मुश्किल है। आई स्पेंड आई थिंक मोर देन 6 मंथ ऑन दैट सॉफ्टवेयर, बट दैट वाज लिटरली डिफिकल्ट टू यूज। नो डाउट, सही कह रहे हैं सर। सर अगर क्रेडिट हमें पता लग जाए ना, तो इसमें हाँ, तकरीबन वही चीजें हैं प्रो कनेक्ट की, और मैंने ये देखा है ये तो ज्यादा आसान है, प्रोफेशनली ये तमाम ज्यादा चीजें आसान पूछ है। रहा है, एफ ए बी आर साथ ही पूछ रहा है ये। वो हमें पहले एग्जैक्टली, पता ही नहीं एफ ए बी आर की रिक्वायरमेंट लगती है या नहीं लगती, तो वो हाँ, तो वो बहुत एफ ये एफ एफ हाई ए बी लेवल है। आर नहीं हम कहते हैं, देखिए हमेशा याद रखें टर्मिनोलॉजीज यूज किया करें। एफ बार कहलाता है यूएस के अंदर ना, जी एफ बार, तो उसको उसी तरह यूज करेंगे, लर्निंग कर रहे हैं हम यहाँ पे, डोंट माइंड इट। जी सर। बट ये कि क्योंकि एफ बार कहते हैं, कीप इन माइंड के कभी किसी के सामने अगर आप कह भी देते हैं,
तो फिर वो ना बड़ा नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। जो मेरी यूजुअली कई सीपीए से मीटिंग होती है, तो जी वो सर। ना इस चीज से बड़ा फोकस करते हैं। वो कहते हैं कि प्लीज टर्मिनोलॉजीज प्रॉपर यूज करें, अदरवाइज उनको मजा नहीं आता। मतलब वो कहते हैं कि नहीं, बंदा इतना टेक्निकल नहीं है, अगर इसको ये चीजें राइट नहीं सर। पता है, इट मीन्स कि मतलब वो इस लेवल तक सरवाइव नहीं कर सकता। राइट हम्म। सर, एक तो ये आ, बस तरीका बता दें ताकि हम मैं प्ले बता राउंड कर देता हूँ, सकें वो इसके मैं साथ। दिखा देता हूँ बिल्कुल, एंड में बिल्कुल शो कर राइट। देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लूँ अगर आपकी इजाजत हो तो। थैंक यू सर। थैंक यू जी। कोई शेर नवाब साहब, सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं? फाइन सर। सर जी सबसे सर, पहले तो वेलकम सर आपको। सेकंड लास्ट टाइम भी सर आपको हमने बड़ी देखा था, मेहरबानी, अपने बड़ी मुख्तलिफ मेहरबानी। जो जिस तरह हम्म। इंटरव्यू में किस तरह रिस्पॉन्ड करना है उसमें भी सर दैट बेनिफिट अस अ लॉट, थैंक्स फॉर दैट एज वेल। सर थैंक यू। अभी यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये सर कि जो प्रो कनेक्ट भी हमने देखा है सर, वो यूज किया है। हम्म। अगर एक रिटर्न से ही मैंने, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एसेस के क्या है क्या नहीं, लेकिन जो मैंने इंटरफेस देखा सर ड्रैग की, इट सीम्स वेरी इजी एंड एग्जैक्टली फ्रेंडली। exactly. देखें, ये क्योंकि चीज इससे इनकार नहीं, क्योंकि देखें जब भी कोई सॉफ्टवेयर पॉपुलर होता है ना मार्केट के अंदर, उसी कोई ना कोई रीजन होती है, ठीक है। और मैं प्रो कनेक्ट को, लाजमी सी बात है, कोई डिग्रेड नहीं कर रहा, वो उसकी अपनी क्लास है, लेकिन वो वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है। डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर के अंदर फायदा यही होता है, और खास तौर पे ये जो आपका ड्रेक है मार्केट में पॉपुलर इसी वजह कर है कि ये इजी टू यूज है, इसका इंटरफेस बहुत इजी है। ऑल दो कुछ लोग कहते हैं कि सर ये पुराने जमाने का सॉफ्टवेयर लगता है, कोई रंगीन इसके अंदर कोई चीज आप लोगों ने नहीं डाली हुई। मतलब वो एक आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल सिंपल सा टू टोन के अंदर उन्होंने सॉफ्टवेयर डिजाइन किया, बट इट्स टोटली इजी टू यूज, यूजर फ्रेंडली है। दैट्स वाई ये मशहूर बहुत ज्यादा है। सॉरी, कंटिन्यू कर सकते सर हैं आप। इस सॉफ्टवेयर को देख के मुझे याद है इसके डेवलपर पाकिस्तानी होंगे, जो हमारा आईरिस बीसी था ये सर। अल्लाह करे, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मुझे नहीं पता प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, बट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, हमारे पाकिस्तानी बहुत चीता लोग हैं। सर सर, मैं ये कह रहा था सर, ड्रेक को अगर हम यूज करना चाहे सर, डाउनलोड करके कर सकते हैं सर? और इसका क्या, इसे बाई करना होता है, क्या होता है सर? ये अच्छा इसके बारे में सर, थोड़ा बता मुझे ना असल में कुछ चीज़ें मुझे डिस्कस करनी पड़ेंगी यहाँ पे। उसके बाद मैं प्रॉपर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, यस, ड्रेक इज एक्सेसिबल इन पाकिस्तान, बट देर आर सम, आप कह सकते हैं वो की पॉइंट्स हैं, टेक्निक्स हैं, जिनके थ्रू आपको जाना पड़ेगा। अ, आपको ट्रायल वर्जन के लिए परचेज करने की जरूरत नहीं होती है, आप एक 1 मंथ फ्री ट्रायल ले सकते हैं। बट देर आर सम टेक्निकल इश्यूज, उसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को तमाम को मैं बता दूंगा, ये एक वीडियो बना दूंगा। राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू क्रैक दैट कि हम पाकिस्तान से बैठे कैसे एक्सेस कर सकते हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी कर लिया था, और उन्होंने मुझे कहा, क्योंकि मुझे टू बी ऑनेस्ट नहीं पता था, मैं पेड वर्जन यूज करता हूँ। तो कुछ स्टूडेंट ने मुझे वो बताया कि सर हमने एक्सेस तो कर लिया है। अब राइट नाउ आई एम ट्राइंग कि मैं क्रैक कर लूँ, अगर मैं क्रैक कर लेता हूँ, और होप्सफुली हो जाएगा तो टुमारो इंशाल्लाह, अदरवाइज नेक्स्ट सेशन जब हमारा होगा, कीप इन टच विथ मी डेफिनेटली। मैं या तो इसके ऊपर एक वीडियो बना के लिंक्डइन पे पोस्ट कर दूंगा, या ऑब्वियसली आप लोगों को यहाँ पे सेशन में लाजमी बता दूंगा। सॉरी फॉर द राइट नाउ, बट या यू कैन श्योर डू सर। इट, आई एम श्योर 100%। श्योर सर, थैंक यू वेरी मच सर। श्योर। थैंक एनीवन एल्स? यू। हुमैल साहब, आई एम नॉट श्योर द नेम। सैयद साहब जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम अगर ये सॉफ्टवेयर सारे नेविगेशन वगैरह सारी चीज़ें सीख लेते हैं, तो हम कौन सी बीपीओ फर्म जो अच्छी हों कराची के अंदर जहां हम अप्लाई कर सकें, तो हमें काइंडली गाइड कर देंगे कौन सी बीपीओ अच्छी बेस्ट है। अच्छा, देखिए, ये इन्फॉर्मेशन वैसे डिस्कस करना चूंकि मना होता है, किसी भी कंपनी के बारे में कमेंट पास करना, भले वो अच्छे वे में हो, तो दूसरे वाले ऑफेंड हो जाते हैं कि हमारा नाम नहीं लिया गया। बहरहाल, इसका आसान तरीका ये है, मैंने लास्ट टाइम भी कुछ फर्म्स का नाम शेयर कर दिया था, उसके बाद ऑल दो कुछ क्वेश्चन मुझ पे अराइज हुए थे। बहरहाल, मैं आप लोगों को ना इसका आसान हल बता देता हूँ। मोस्टली जिस भी फर्म की जॉब कराची में अवेलेबल होती है, वो मैं लाजमी जो है वो शेयर कर देता हूँ अपने लिंक्डइन के ऊपर, उनकी इजाजत से। तो आप वहां पे भी देख सकते हैं। सेकंड, आप यूएस टैक्स अकाउंटेंट सर्च करेंगे ना जब भी लिंक्डइन पे, या टैक्स अकाउंटेंट या यूएस टैक्स अकाउंटेंट, ये देखें कीवर्ड से आप सर्च करें, तो कराची में हो या लाहौर में हो या इस्लामाबाद में हो, ये 3 मेजर सिटीज है जहाँ पे बहुत सी फर्म्स हैं। लाहौर की कुछ फर्म्स को मैं पर्सनली भी जानता हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू टेक द नेम अगेन, बट
बहुत अपॉर्चुनिटीज है और इजिली आप कर सकते हैं। अच्छा, कराची के अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, ड्रेक हो रहा है, लेसर्ट हो रहा है। लेसर्ट इज सिमिलर टू, यू कैन से, ड्रेक, बट थोड़ा सा ओल्ड वर्जन है, तो उसमें इतनी ज्यादा चीजें अवेलेबल नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट प्रो सीरीज, लेसर्ट, ड्रेक, प्रो कनेक्ट, जो कराची में फर्म यूज कर रही है, और CCH के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, जो कि मैं आपसे कहने वाला था कि मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करने लगा था कि जब भी आपसे कहा जाए कि जब आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करें, उससे आपको बेनिफिट ये होता है कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर इजीली यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक 2 दिन पुरानी बात है कि किसी एक फर्म के साथ बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हमें CCH यूज करना है। तो मैंने उनको राइट नाउ उनकी इम्प्लीमेंटेशन वगैरह की, तो मुझे अंदाजा हुआ कि दैट वाज आल्सो अ डिफिकल्ट सॉफ्टवेयर, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने फॉर्म्स की तो भरमार लाइन लगा दी है और वहां फिर नेविगेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट दैट वाज लिटरली इजी, क्योंकि मुझे ये पता था कि टेक्स्ट के अंदर नेविगेशन कैसी होती है, कौन सा फॉर्म कहाँ इम्पेक्ट करेगा, तो टेक्स्ट रिटर्न बनाना आसान हो गया। तो कीप इन माइंड, जब आपको ये पता हो कि कौन सा फॉर्म जरूरी है किस इंफॉर्मेशन के लिए, वो इम्पेक्ट कहाँ करेगा, क्या उससे आपका डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा या नहीं, तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। डिफिकल्टी लेवल पे होती है कि किस सॉफ्टवेयर कितनी डिफिकल्टी लेवल है, बट इट्स इजी, नॉट मतलब सो मच हार्ड, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। बाकी जॉब के जो आपने क्वेश्चन पूछा, मैंने बता दिया, मैं नाम नहीं ले सकता राइट नाउ अभी। तो काइंडली लिंक्डइन पे सर्च करें इस कीवर्ड से कि US टैक्स अकाउंटेंट या टैक्स अकाउंटेंट, वो आपको इजीली आपको जॉब्स नजर आ जाएंगे लिंक्डइन के ऊपर। अच्छा, कुछ फर्म्स हैं वो US में ही जॉब यानी कि वो पोस्ट करती हैं, वो कराची मेंशन नहीं करती हैं, बट आप ये ढूंढ सकते हैं। ये टेक्निक बता रहा हूँ, बड़ी काम की टेक्निक है कि किसी भी कंपनी को आप जाके उसकी कंपनी का पेज विजिट करें ना, तो पीपल में जाके ये देख लिया करें कि जो उसके अंदर एम्प्लॉयज हैं और जो उसके अंदर जो जॉब पोस्ट करने वाले लोग हैं वो देसी हैं, अगर इट मीन्स कि उनका बैक ऑफिस पाकिस्तान में चल रहा है। आई एम नॉट श्योर कि मतलब किस सिटी के अंदर है, बट बैक ऑफिस पाकिस्तान में चल रहा है और वो उन्होंने एड्रेस US का दिया होता है, तो यू कैन अप्लाई देयर एज वेल। ठीक है, ये मुझे भी समझने में टाइम लगा था, बट देसी लोग अगर आपके उस प्रोफाइल के अंदर ऐड है, तो आप उनकी जॉब से भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑल दो उन्होंने मेंशन नहीं किया होता एड्रेस, वो अपनी फर्म का जो नाम है और एड्रेस है वो यूनाइटेड स्टेट का ही दिखा रहे होते हैं, US का। सो कीप इन माइंड कि आप वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट ये 2 कीवर्ड्स, US टैक्स अकाउंटेंट या US अकाउंटेंट। अच्छा, स्टाफ अकाउंटेंट भी सर्च कर सकते हैं। बहुत से लोग स्टाफ अकाउंटेंट इसलिए हायर करते हैं कि उनसे बुक कीपिंग भी करवा ली जाए, और फारिग बैठेंगे तो फिर आपसे टैक्स रिटर्न भी बनवा लिया जाए, तो स्टाफ अकाउंटेंट से भी आप सर्च कर सकते हैं। आपका सवाल आई थिंक मैंने आई जस्ट रिस्पोंडेड। कंटिन्यू प्लीज। यस सर, अस्सलाम थैंक यू वालेकुम सर, जी थैंक यू सर। सर। जी अस्सलाम सर वालेकुम दो। जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वन बाय वन प्लीज। थैंक यू। जी नईम, सर। ये नईम जियाद नहीं, बोल रहा हूँ। कैसा नहीं हाल जिया सर? साहब, बड़ी मेहरबानी सर, हुकुम। सर मैंने ये पूछना था आपसे कि हम्म, जैसे प्रो कनेक्ट जो है वो लिंक्ड है क्विक बुक के साथ, जैसे नहीं, डायरेक्ट जो है। आपका सवाल ही गलत है, मैं पहले यहाँ रोक दूं, भले आप कंप्लीट कर ले सवाल, फिर मैं आपको हाँ यहाँ जी, बता देता हूँ। मैं जो हाँ। मेरा बेसिकली मैं टेक्निकली ये पूछना चाह रहा हूँ। हम्म, जैसे अभी आपने कहा कि स्टाफ अकाउंट रखा हुआ है जो पिक कर रहा है, साथ से डाटा करवा लेते हैं, ऐसे एग्जैक्टली, क्विक बुक यूज हो रहा है उसके साथ प्रो कनेक्ट यूज हो रहा है, ऐसे ही है सर? बिल्कुल यही है। तो ड्रेक के साथ कुछ सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है? देखें, ये कोई थंब रूल नहीं है या कोई मतलब ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आप बुक कीपिंग कोई बुक पे कर रहे हैं तो आपको प्रो कनेक्ट ही यूज करना है, या लेसर्ट, वो भी उन्हीं का ही है, वो यूज करना है, या प्रो सीरीज ही यूज करना है। ये सारे इंट्रोड के सॉफ्टवेयर है, ऐसे कहीं भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हमारी फर्म बुक कीपिंग कर रही है और वो कोई बुक पे कर रही है, तो हम डायरेक्ट टेक्स्ट यूज करते हैं। तो इट डिपेंड कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर पे जाना चाहते हैं, कोई जरूरी नहीं है। कोई बुक, अगर कोई बंदा बुक कीपिंग के लिए यूज कर रहा है, तो वो कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकता है राइट नाउ। यस, ड्रेक का अपना एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी है, लेकिन बाखुदा वो बहुत मुश्किल है, मुझे पसंद नहीं आया। मुझे सिर्फ ड्रेक टैक्स ही पसंद आया। अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर इनका है, डेस्कटॉप वर्जन इनका है, बट आई मतलब मुझे उस वक्त, या यूज कह लूँ कि मुझे उस वक्त समझ नहीं आया, ये ज्यादा बेहतर रहेगा बजाय कि मैं ये बोलूँ कि मुझे पसंद नहीं आया। मतलब मैंने उनको यूज करने की कोशिश भी नहीं की, मुझे डिफिकल्ट लगा। कि सर ये डेस्कटॉप वर्जन जो होता है इसके लिए सर्वर जरूरी होता है, डाटा हमारे सिस्टम पे सेव हो रहा होता है? जी बिल्कुल, सर्वर जरूरी है, उसके बगैर ये नहीं चलेगा। वजह इसकी ये कि आपके लोकल सिस्टम पे ही ये सारा डेटा आपको सेव करता है। तो इसमें यस, डेस्कटॉप अच्छा पॉइंट आपने बताया। डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर के अंदर सर
सिक्योरिटी इशू होता है और सिक्योरिटी थ्रेट हमेशा ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो अगर क्लाउड बेस्ड में आपने जस्ट लॉगिन्स पे कंट्रोल कर लिया तो आपका डेटा कहीं भी नहीं जाता, ना वो क्रैक होगा ना वो उड़ जाएगा जो हमारे यहाँ होता है। लेकिन यस, डेस्कटॉप के अंदर ऐसा बहुत दफा होता है, तो इसलिए ये इतना सिक्योर नहीं माना जाता। इसलिए हम यहाँ पे सर्वर इंस्टॉल करके इसके ऊपर इसको इंस्टॉल करते हैं ताकि वो क्लाउड बेस पे ही चला जाए। सर लास्ट क्वेश्चन थोड़ा पर्सनल है, मे आई हम्म। हैव योर सेल नंबर प्लीज? आ, मैं कोशिश करूंगा कि मैं राइट डाउन कर दूं। मुझे पहले इंस्टीट्यूट से इजाजत लेनी पड़ेगी, मैं ऐसा नहीं कर सकता, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू। ओके, थैंक यू। एनीवन एल्स? सर एक छोटा सा सवाल। जी जी। सर बाज़ का ऐसा होता है कि B2C के क्लाइंट आते हैं और वो ये बिल्कुल। कहते हैं कि हमें ई फाइल करें। तो हम लोगों के बिल्कुल साथ सही। इनिशियली ये प्रॉब्लम आती है, जाहिर है सर, आप माशाल्लाह लेवल है आपका, तो हमारे पास सम टाइम ये नहीं नहीं होता है कि सर, पीट इन होता है। गरीब बंदे हैं। सिचुएशन कभी कभी ये होता है कि पीट इन नहीं होता हमारे पास सर। हाँ। तो उस हम्म। सिचुएशन में हमारे पास सॉफ्टवेयर की क्या बेस्ट ऑप्शन है जिससे हम ई फाइल कर दें और तमाम हाँ। ऑप्शन यूज करें, क्योंकि वहाँ अच्छा, रिस्ट्रिक्शन है फ्री फाइलिंग में सर। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ क्रैक करने लगा हूँ, बहुत से लोगों का दिल टूट जाएगा, हो सकता है आप लोगों का भी दिल टूट जाए बट राइट नाउ ये होने जा रहा है। और आई एम लुकिंग के इन 2027 और इन 2028 ये फील्ड थोड़ी सी आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगी, जो फर्म्स ओनर है उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और मार्केट थोड़ी सी ज्यादा जो है वो क्या कहते हैं, श्रिंक हो जाएगी या कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। वजह इसकी ये कि राइट नाउ आईरिस ने आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी चीजों को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो आईरिस अब कुछ सालों के अंदर इस चीज को वैसे इम्प्लीमेंट कर चुका है। अ, जिस जिस टाइम ये 2023 के अंदर जो है उन्होंने एक ट्रायल लिया था, तो वो खुद अपने आईरिस के वेबसाइट के ऊपर एक पोर्टल का ऑप्शन दे रहे हैं, जो कि सूनर आप लोगों के लिए अवेलेबल होगा, इंडिविजुअल्स के लिए एटलीस्ट, कि वो वहां से रिटर्न फाइल कर सके और वहां पे कोई पिन, कोई ई पिन और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, इवन दो पी टिन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अनटिल अनलेस कि आप वहाँ पेड प्रिपेयर शो करें। तो इट्स अ गुड न्यूज फॉर सम पीपल बट इट्स अ बैड न्यूज फॉर वो लोग जो सो कॉल्ड किंग्स हैं मार्केट के अंदर, कि उनके पास ईफिन है और वो किसी मतलब वो दूसरों से अभी राइट ना उनके पास एज है। तो लेटर ऑन आई थिंक इन आफ्टर 2027, 3-4 साल हैं अभी, बट यस इट्स गोइंग टू बी हैपन। और फिर उस वक्त ये होगा कि जो यूएस रेजिडेंट पीपल हैं वो खुद से अपना रिटर्न फाइल कर सकेंगे और वो फ्री है। ठीक है, एक तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैंने क्रैक कर दी, जो कि अनफॉर्चुनेटली थोड़ी से दिल दुखाने वाली है। सेकंड सेकंड जो आपने सवाल पूछा कि सर हम कहाँ से राइट नाउ अभी कर सकते हैं, तो सर देखें, एक तो मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर होता है डेस्कटॉप वर्जन, एक होता है क्लाउड बेस्ड वर्जन। इसके अलावा जिसको मैं कहता हूँ, मैं पोर्टल्स कहता हूँ, अ, लेकिन बहुत से लोग उसको बहुत से सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। बट जिस तरह टर्बोटेक्स है, एक सवाल भी किया था साहब ने, टर्बोटेक्स इज नॉट अ सॉफ्टवेयर, टर्बोटेक्स इज अ प्लेटफॉर्म। इसी तरीके से जैक्सन हैविक है, इसी तरीके से H&R ब्लॉक है, इसी तरीके से एक दो नाम और है, मैं आपको अभी बता दूंगा, मैं अपनी टीम से कह देता हूँ। काइंडली मुझे 2-3 नाम शेयर करते हैं जिसमें ये जो प्लेटफॉर्म्स के नाम है ना, लाइक टर्बोटेक्स और H&R ब्लॉक, जहाँ से बिजनेस के टैक्स रिटर्न शायद फाइल हो सकते हैं, टैक्स हॉक, और एक और मैंने थोड़ा सा मशहूर है, जस्ट फॉरगेटिंग द नेम, आई विल लेट यू नो। आप लोग देख के जरा मुझे इसको काइंडली बता दो। तो टैक्स प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो क्या करते हैं, आपको यूँ समझ लें कि टैक्स प्लेटफॉर्म का काम ये होता है कि वो आपसे क्वेश्चनर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसके बिहाफ पे बैक एंड पे चूंकि या तो उनकी इंटीग्रेशन होती है या फिर उनकी टीम बैठी होती है, डिपेंड करता है कौन सी कंपनी पे है। तो दोनों सूरतों में वहां आप इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं, वो आपसे कोई ई फिन कोई पीटिन नहीं मांगते हैं, जस्ट आपको इंफॉर्मेशन एंटर करनी है और सबमिट करना है, वो ई फाइल हो जाएगा। लेकिन उनके चार्जेस माशाल्लाह सुबहान अल्लाह इतने ज्यादा होते हैं कि फिर वो बचता नहीं है कुछ, क्योंकि हम अनफॉर्चुनेटली, मैं बोल बोल के थक गया अपने स्टूडेंट्स को भी, कि खुदा के वास्ते अपनी वैल्यू खुद समझें और अपने रेट्स पे तवज्जो दें। एक सेंट्रलाइज रेट का निज़ाम कायम किया जाए, बट समहाउ वी आर डूइंग ऑन $50, $60, $100। आई नेवर डू दिस बट लोग करते हैं, आई डोंट नो क्यों हम अपनी वैल्यू को इतना गिरा देते हैं। तो टैक्स प्लेटफॉर्म जो चार्ज करते हैं वो
220 से उनका जाता है आई थिंक 240 230 तक ना, आई एम नॉट श्योर, डिपेंड करता है जिस प्लेटफॉर्म को आप यूज कर रहे हैं। तो वहां आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, वहां से आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, बट यस वहां बचत नहीं होती इतनी ज्यादा। ठीक है। सर अच्छा, एक और सवाल टैक्स सर है एक्ट के नाम कि से है या, सॉरी मैं भूल रहा हूँ, मुझे नाम याद आ जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। आप लोग भी देख लो खुदा के वास्ते जी। सॉरी। जी सर। सर एक और छोटा सा सवाल सर, हाँ अगर जैसे कुछ लोग काफी सारे ना हमारे पास भाई हैं जो अमेजोनियंस हैं, अमेजोन वगैरह पे एलएलसी बनाई है, उनकी सर 1040 एनआर जाती है। तो एन बिल्कुल टेन जाती है। फोर्टी एनआर अगर अमूमन हम मैनुअल फाइल कर रहे होते हैं, अगर वो ई फाइल के लिए कोई करवाना चाहता है कन्वीनियंस या जल्दी समझते हैं, तो उसमें सस्ती ऑप्शन क्या हमारे पास है सर, अच्छा, मतलब इस तरह की मैं रिटर्न के लिए। आपको एक बात तो बता दूं, हो सकता है मैं यहाँ गलत हूँ, लेकिन ये मेरी फाइंडिंग्स है और मैं इस पे खुद कॉन्फिडेंट हूँ। बट क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी चीज़ 100% नहीं होती इस फील्ड के अंदर, तो हो सकता है मैं गलत हूँ और आप में से कोई किसी चीज़ को क्रैक कर ले। बट राइट नाउ 1040 एनआर ई फाइल करना किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू पॉसिबल नहीं है। यस, सॉफ्टवेयर के थ्रू हो सकता है, ड्रेक के थ्रू हो सकता है, और आपके प्रो करंट के थ्रू हो सकता है। बट क्योंकि ये वो सारे डेस्कटॉप या वेब बेस्ड वर्जन है जिनके पीछे आपको ई फिन की जरूरत होती है, तो आप किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू तो 1040 एनआर नहीं फाइल कर सकते। यस, यू कैन फाइल थ्रू सॉफ्टवेयर्स। किसी ने लिखा है माशाल्लाह 1040 एनआर थ्रू स्प्रिंग स्प्रिंट टेक्स स्प्रिंट टेक्स टेक्स्ट जो लेयर। यस, टेक्स्ट लेयर अब भी आप देख लीजिएगा, मुझे टीम ने बताया जरा। टेक्स्ट एक्ट और टेक्स्ट लेयर ये प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको देख लीजिएगा। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट रुक जाइएगा प्लीज, मुझे एक मिनट दीजिएगा, होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। सॉरी सर, कंटिन्यू प्लीज, सॉरी सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी सर। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे पाकिस्तान में एफबीआर आईआरएस के पोर्टल में जाके डायरेक्ट फाइलिंग करते, जी जी। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट फाइलिंग नहीं कर सकते हैं कि कोई मतलब सेकंड या थर्ड पर्सन जो सॉफ्टवेयर हैं उनके जरिए कर सकते हैं। अभी मैंने इसका जवाब सर अभी 5 मिनट पहले दिया है। आई एम जस्ट गोइंग टू रिपीट इट कि यस, दिस इज गोइंग टू हैपन इन यूएस इन कमिंग 4 to 5 years, बट राइट नाउ यू हैव टू यूज थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर और थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स टू फाइल योर टैक्सेस। अदर देन दैट आप मेल कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। एनीवन एल्स? किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। वी आर अबाउट टू क्लोज ई फाइल 1040 sprint text.com। ओके, आई थिंक ये हमारी टीम है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्सी जो रिस्पॉन्स कर रही है आप लोगों को, तो दे आर ऑल्सो डूइंग अ वेरी वेल जॉब। आप इनके भी आंसर्स देख सकते हैं। एनी कॉन्सेप्ट ऑफ विथ होल्डिंग इन यूएसए, इन टैक्स इन यूएसए? सवाल मुझे समझ ही नहीं आया, जवाब बहुत ज्यादा दे चुके। बहरहाल ठीक है, चैट को छोड़ देते हैं। यहाँ किसी को अगर कोई डायरेक्ट सवाल है तो वो पूछ सकता है, वरना हम सेशन को वाइंड अप करने की तरफ जाते हैं। हेलो सर। हेलो। हेलो जी सर। सर, हाउ आर यू सर? आई एम डूइंग वेल, आई एम डूइंग वेल, हाउ आर यू? सर शायद बोल रहा हूँ। जी शाहिद साहब। सर मैंने आपको लिखा भी कि विद होल्डिंग टैक्स को जो है ना वो किस तरह डील किया जाता है यूएसए में। सर विथ होल्डिंग टैक्स को किस तरह डील किया जाता है, इसको जरा अगर आप एक्सप्लेन कर दे तो मैं आपको बिल्कुल आसानी से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपका मतलब इस जवाब क्या होगा। मतलब इस तरह सप्लाईज हो गई या पाकिस्तान में तो इसको हम जो ना वो टैक्स विद होल्ड कर देते हैं, ठीक है नहीं जी। नहीं फॉर सर, एग्जाम्पल। ये वेट कॉन्सेप्ट कहलाता है। पाकिस्तान में ये जरूर जी है, जी लेकिन यूएस के अंदर वेट कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एडजस्टमेंट जो आप कहना चाह रहे हैं ना, ये नहीं होती यूएस जी के जी। अंदर। और सेल्स टैक्स में जो अच्छा, विथहोल्डिंग होती है, वो विथहोल्डिंग कहीं नहीं होती। वो डायरेक्ट आप पे करते हैं, जैसे आपने पे किया तो वो अपने सेट ऑफ तो नहीं करते। हाँ जी। जी सर, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वो एसेट खरीद लिया, ठीक है जी। पाकिस्तान में उस पर जो है ना वो हम टैक्स विद होल्ड कर देते हैं।
सॉरी सर, कंटिन्यू। बड़ी माजरत, वो एक वर्ड जो मैंने यूज किया है, सेल्स टैक्स में विथहोल्डिंग नहीं होती है यूएस के अंदर। डायरेक्ट जहां से आप ठीक है परचेज सर। करते हैं वो पे करते हैं, उसमें एडजस्टमेंट का कोई वेट वाला कॉन्सेप्ट यूएस के अंदर नहीं आता, वो पार्टी टू पार्टी ओके डायरेक्ट है। सर। ठीक है। ओके सर, थैंक यू ओके। सर, थैंक यू। यूएस के अंदर जो विथहोल्डिंग है, वो विथहोल्डिंग का वर्ड जो है ना, वो सिर्फ पेरोल टैक्स के अंदर यूज किया जाता है, क्योंकि वो उसी से रिजेम्बलेंस क्रिएट करता है, क्योंकि वो वेट का कॉन्सेप्ट नहीं, तो इसलिए मैं दैट्स वाई कंफ्यूज हो रहा था कि आपने जो विथहोल्डिंग का सवाल पूछा है वो है क्या। बहरहाल कोई दूसरा सवाल सर आप पूछ रहे थे, बड़ी माजरत मैंने बात काट दी। बस ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। इंस्टीट्यूट जो मैनेजमेंट है, काइंडली मुझे बताए कि इफ वी हैव एनी अदर क्वेश्चन, और हम वाइंड अप कर सकते हैं यहाँ पे। हेलो। हेलो सर, मेरा एक सवाल है। जी जी सर, हुकुम। अगर एक कंपनी है दुबई में, दुबई में है। उसने एक कंपनी खोली हुई है पाकिस्तान में, लेकिन जो हम्म, दुबई की वाली कंपनी है वो पेरेंट कंपनी है, तो क्या है? और जो पाकिस्तान में जितना बिजनेस होता है वो सर जाएगा दुबई कंपनी के पास। तो क्या है? तो सर टैक्स जो है ना, फिर हम पाकिस्तानी कंपनी को कैसे करेंगे? तो जितनी भी इनकम है वो दुबई की कंपनी के पास चली जाएगी, तो यहाँ पे तो कोई इनकम इनकम रहेगी नहीं, तो फिर इस पर टैक्स अच्छा नहीं करेंगे। सर, टू बी ऑनेस्ट, ना मैं पाकिस्तान टैक्स का एक्सपर्ट हूँ, ना मैं दुबई टैक्स का एक्सपर्ट हूँ, और ना मैं इंटरनेशनल टैक्स का एक्सपर्ट हूँ। ये सवाल मेरे लिए बिल्कुल ही इररेलेवेंट है। मैं बड़ी माजरत चाहूंगा कि मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। आई थिंक इंस्टीट्यूट के जो मैनेजमेंट है वो आपको जवाब दे सकती है, क्योंकि यहाँ पे दुबई टैक्स भी आई थिंक यूएई टैक्स पढ़ाया जाता है। आई एम नॉट फेमिलियर विद दिस, सॉरी टू से। मैं सिर्फ यूएस टैक्स को ही जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। चलो। वालेकुम अस्सलाम। सर एक क्वेश्चन है, अगर हम टेक्सास में, हम्म, स्पेसिफिक रीजन ऑफ टेक्सास बट टेरिटरी, ये मेरी दो कंपनीज हैं, राइट? मैं जी जी। उसको मर्ज करूंगा, हम्म, लेट्स सपोज 31 दिसंबर 2024 पे उसको मर्ज करूंगा, तो ठीक मेरी है। लाइबिलिटी फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न जो है वो क्या होगी? वो मर्जर मर्ज कंपनी की भी होगी, और जो इंडिविजुअल्स कंपनीज हैं उनको भी रिटर्न्स फाइल मुझे फाइल करनी होंगी? ये थोड़ा प्लीज गाइड कर दें। सर देखिए, अभी भी जो आपने बात की ना वो बहुत ब्लैंक है। अगेन, मैं जब भी मैं बहुत लाइव एग्जांपल आप लोगों के लिए भी है कि जब भी कोई क्लाइंट सवालात लेकर आता है तो आपको उसमें चीज़ें खुद से पूछनी पड़ती हैं, जैसे कि अभी आप पूछ रहे हैं। तो ये मर्जर से मुराद क्या है, कि मर्जर एंड एक्विजिशन करने के बाद आप ये प्रोसेस करना चाह रहे हैं, या आप पेरेंट और सब्सिडरी बना रहे हैं? ये किस तरीके से आप करना चाह रहे हैं, सिंगल, इसका जो दो प्रॉपर कंपनीज स्ट्रक्चर मर्ज होगा। होकर सिंगल कंपनी बन जाएगी। हाँ, तो फिर जब दो कंपनी मर्ज हो जाएगी तो दोनों की टैक्स लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, वो दोनों कंपनी आपको क्लोज करवानी पड़ेगी स्टेट के अंदर भी। और जो नई कंपनी बनेगी उसकी रजिस्ट्रेशन होगी प्रॉपर। ये मर्जर एंड एक्विजिशन का कॉन्सेप्ट होता है, और उसके अंदर इसी तरीके से होता है। फिर वन कंपनी की जो है टैक्स फाइलिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी, बाकी सारी चीजें क्लोज हो जाएंगी। जी बिल्कुल ठीक है। और उसमें जो हमने कंपनीज खत्म कर रहे हैं, उसमें हम्म। ये होता है कि यार आपने क्लोजर के बाद भी रिटर्न्स को फाइल करनी होती है, या वंस तक फाइनल क्लोजर रिटर्न इज? फाइल करना पड़ता है। आपने क्लोजर अच्छा। फाइल कर दिया स्टेट के थ्रू, क्लोजर कभी भी जो है वो फेडरल में फाइल नहीं होता। आप क्लोजिंग जो डॉक्यूमेंट है वो स्टेट में फाइल करते हैं, आर्टिकल। और वहां के बाद फिर आपको फेडरल और स्टेट दोनों के अंदर, अगर स्टेट आपकी जो है कोई और दूसरी है, तो वहां फाइनल रिटर्न मार्क करके आपको वो करना पड़ता है, फाइल करना पड़ता है लास्ट ईयर का टैक्स रिटर्न, भले वो कंप्लीट हुआ हो या ना हो। राइट, मतलब आप कह रहे हैं कि यार स्टेट में भी फाइनल रिटर्न फाइल करनी होती है और फेडरल में भी करनी होती है, अगर बिल्कुल। टैक्सेस से रिलेटेड, अगर मैं स्पेसिफिक बात टैक्सेस के अंदर इनकम टैक्स नहीं है तो आप पीआईआर करूँ। फाइल करेंगे, वहां फाइनल कर देंगे। सॉरी सर, दोबारा बता देंगे? सर, टैक्सेस के अंदर इनकम टैक्स नहीं है, लेकिन पीआईआर फाइल करना पड़ता है, इसको हम कहते हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन रिटर्न। वो आप लाजमी फाइल करेंगे, और फेडरल के अंदर आप फाइल करते हैं, फाइनल रिटर्न मार्क कर देंगे, तो कंपनी आपकी ऑटोमेटिकली फेडरल में भी क्लोज हो जाएगी। राइट राइट, थैंक यू। जी सर, सॉरी। सैयद साहब, प्लीज। सर मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन है, सॉरी मैं टाइम आपका बहुत कंज्यूम हो गया है, बस मुझे ये क्वेश्चन क्वेश्चन था। आपने बताया कि अगर बंदा मर जाता है तो उसका भी रिटर्न फाइल करना होता है यूएस टैक्सेशन में, ठीक है? तो सही वो है। कब तक करना होता है और कौन करता है, ये मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, आखिर आखिर कौन जो कौन साल कर सकता है और क्या जिस वजूहत हैं, वक्त क्यों फाइल करते हैं? हजरत दुनिया से तशरीफ ले गए उस साल का तो फाइल करना पड़ेगा। लेट्स से हजरत ने जो है वो $50,000 को है गवर्नमेंट को पेरोल के टैक्स के अंदर विथहोल्ड करवा दिया था, ठीक है। और अब हजरत जो है वो जून के महीने में दुनिया से चले गए, तो अब उनका रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, डेट ऑफ डेथ मेंशन करनी पड़ेगी, ताकि नेक्स्ट ईयर उनकी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाए, और जो विथ होल्डिंग हो चुकी है वो रीइंबर्स हो सके इन दी अप्रोप्रिएट अकाउंट, ठीक है।
तो ये चीजें मेंशन करनी होती है। ऐसा नहीं कि हजरत अगर चले गए दुनिया से तो हम 50 साल तक उनका रिटर्न फाइल कर रहे हैं। इस तरह कंपनी बंद होते हुए फाइनल रिटर्न फाइल करते हैं, सर डेथ में भी हम फाइनल रिटर्न फाइल करते हैं। होप सो कि आपको आंसर मिल गया होगा। ठीक है सर। अच्छा, वैसे मुझे ठीक है, हैरानगी थैंक यू होती सर, है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम थैंक बड़े यू। स्पेसिफिक हो गए जो है ना, वो होता है ना जो जिसे मजे लेने का ऑप्शन हो, हम उस पे बहुत ज्यादा चले जाते हैं। लेकिन यस, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। और इस पे मुझे भी कुछ चीजें अब आपने बोली है तो फिर मुझे भी देखना पड़ेगा कि डेथ के अंदर और क्या क्या चीजें होती हैं। वैसे तो टू बी ऑनेस्ट, जो ये दुनिया का ही एक रीत और रिवाज है कि मरने के बाद लोग भूल जाते हैं, तो रिटर्न भी कोई फाइल नहीं करता। और आईआरएस को ये बात नहीं पता होती ये बंदा जिंदा है या निकल गया, अनटिल अनलेस कि फिर वो किसी सूरत में या तो रिटर्न फाइल हो या कोई और बंदा रिपोर्ट आईआरएस को कर दे थ्रू सम डॉक्यूमेंट ना। तो दैट्स वाई मैं भी देख लूंगा, थोड़ी ज्यादा लर्निंग मेरी भी हो जाएगी कि डेट ऑफ डेथ मेंशन करना और मरे हुए इंसान का रिटर्न कब फाइल करना होता है यूएस के अंदर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप लिंकिंग पे भी ऐड है मेरे पास, मैं आपकी सारी वीडियोस वगैरह सब देख रहा होता हूँ। अच्छा, बड़ी मेहरबानी सर, आपके सपोर्ट थैंक का यू सर, बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया सर। आप बहुत अच्छा कहते हैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है सर। बड़ी मेहरबानी, कोशिश मेरी यही है, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ अपने जो दोस्त यार हैं, मैं उनसे हमेशा ये कहता हूँ कि देखिए इन्फॉर्मेशन बांटने से बढ़ती है, ये तो हमारे टीचर्स भी कहते थे। लेकिन मैं एक थोड़े से अलग अंदाज में इस बात को कहता हूँ कि इस इन्फॉर्मेशन को अगर कब्र में लेके चला गया तो फरिश्ते इस बात में नहीं छोड़ेंगे कि यूएस टेक्सा का कंसल्टेंट आ रहा है तो उसको जाने दो। तो बेहतर है कि बांट के चले जाओ। तो जो इन्फॉर्मेशन है इंशाल्लाह मैं शेयर करता रहूंगा, और ये ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ यहीं रह जानी है, तो बेहतर है कि बांट दिया जाए। थैंक यू। और हमने भी फॉलो कर लिया आपको लिंक्डइन पे। बड़ी मेहरबानी सर। ICT team management, please let me know if we can wind up the session. We have already 2 minutes up. यस प्लीज सर, यू कैन वाइंड अप। Mhm. क्वेश्चंस मेरे ख्याल से सबके हो गए हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू फॉर सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, थैंक यू। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा आप तमाम। जजाकल्ला गौर सर, की बहुत दरख्वास्त है। शुक्रिया सर आपका। थैंक यू, थैंक यू। गॉड गॉड अल्लाह ब्लेस हाफिज। यू। अल्लाह जजाकल्ला हाफिज। सर, जजाकल्ला।